उसने एक एक्सीडेंट में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया। पर जब उसे पता चला कि जासूस यानी स्पाइस सच में होते हैं, तो वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा बनने की ट्रेनिंग में जुट गया। कहानी की शुरुआत होती है ताई नाम के एक लड़के से, जिसने अभी अभी ट्रक उनके एक भयानक एक्सीडेंट में अपनी पूरी फैमिली को खोया है। इस हादसे ने उसे एहसास करा दिया कि जिंदगी कितनी नाजुक है। वो इस डर में जीने लगा कि वो किसी भी पल अपने सबसे करीबी लोगों को खो सकता है। उसकी बचपन की दोस्त मिसुमी उसकी फैमिली की मौत पर शोक मनाती है, पर वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। कुछ समय बाद हम ताई को उसकी क्लास में देखते हैं, जहां उसके क्लासमेट्स उसके पास आते हैं और उसे साथ बाहर चलने का इनविटेशन देते हैं, पर वो उन्हें मना कर देता है, जिससे वे बुरी तरह चिढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उसने उन्हें रिजेक्ट किया हो। और वे सोचने लगते हैं कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करना चाहता। पर जब वे नोटिस करते हैं कि वो नर्वस है, तो वे पीछे हट जाते हैं, ये सोचकर कि वो शायद शर्मीला है। पर असल में वो खुश था कि वे उसके पास आए। वो बस लोगों से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अभी तक अपनी फैमिली की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। उनके जाने के बाद मिसुमी उसके पास आती है और उसे खाना देती है। उससे कहती है कि उसे अच्छे से खाना खाना चाहिए। उनके क्लासमेट्स चुपके से उन्हें घूर रहे थे और हम जान पाते हैं कि वे सब ताई से बुरी तरह जेलस थे, क्योंकि वे सब मिसुमी को पसंद करते थे। मिसुमी ताई को लेकर फिक्र में थी, क्योंकि उसका बिहेवियर एंटी सोशल होता जा रहा था। वो कहती है कि उसे लोगों से बात करनी चाहिए, पर ताई उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने अपने सीनियर तनाका को रिजेक्ट कर दिया था, जबकि वो कितना अमेजिंग इंसान था। ताई सोचता है कि आखिर उसने उसे मना क्यों किया, पर वो ताई से कहती है कि वो उसके बारे में सोचना बंद करे। उसे अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना होगा और क्लासमेट्स से बात करनी होगी। वो उसे खाना खिलाने ही वाली थी कि तभी वाइस प्रिंसिपल हिरोकावा बीच में कूदकर सारा खाना खुद गटक जाते हैं। वो बुरी तरह अपसेट हो जाती है और उन्हें उनका प्रॉमिस याद दिलाती है कि वे स्नैक्स खाना बंद करने वाले थे, पर वे बहाना बनाते हैं कि वे खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए। वो जानती थी कि उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर होना चाहिए था, पर वे समझाते हैं कि उन्होंने अपना शेड्यूल बदल दिया, क्योंकि वे मिसुमी के हाथ का खाना मिस कर रहे थे। उन्हें उसके बालों का कलर बहुत पसंद था, पर वो उन्हें अपने ऑफिस लौटने को कहती है और वे ताई से क्लास के बाद मिलने को कहते हैं। ताई सोच में पड़ जाता है कि उसने क्या गलती की है। उसे लगता है कि हिरोकावा एक नंबर का वियर्डो इंसान है। क्लास के बाद ताई हिरोकावा के ऑफिस में एंट्री करता है, ये सोचते हुए कि उसे क्यों बुलाया गया है। पर तभी हिरोकावा सस्पेंस खोलता है कि उसके पास मिसुमी की तस्वीरों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। वो बताता है कि उसने मिसुमी की अनगिनत तस्वीरें खींची हैं और रिवील करता है कि वो अंधेरे से उस पर नजर रखता था ताकि उसे आशिकों से बचा सके। वो जानता था कि तानाका ने उसे प्रपोज किया था और हम देखते हैं कि हिरोकावा ने उसे बुरी तरह टॉर्चर किया था, उसे मिसुमी से दूर रहने की वार्निंग देते हुए। तब ताई को एहसास होता है कि वो बहुत बड़े डेंजर में है, क्योंकि हिरोकावा पूरी तरह सनकी है और वो ताई को जान से मारने की धमकी देता है, ये पूछते हुए कि क्या उसके दिल में मिसुमी के लिए फीलिंग्स जाग रही हैं। ताई बुद्ध बनकर वहीं जम जाता है, अपनी जान के खौफ से कांपते हुए। पर हिरोकावा कहता है कि वो इसे पर्सनल न ले, क्योंकि मिसुमी उसकी सगी बहन है। तभी अचानक एक लड़की वहां आती है और एक बटन दबाती है, जिससे पूरा कमरा जादुई रोशनी से भर जाता है और ताई को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। जब रोकुरो यानी हमारे ताई की आंख खुलती है, तो मिसुमी उसे ग्रीट करती है कि वो खुश है, कि वो ठीक है। पर ताई नोटिस करता है कि वो अजनबियों से घिरा हुआ है। वो पैनिक होकर चिल्लाता है कि तुम सब कौन हो, पर मिसुमी उसे शांत करती है और इंट्रोड्यूस कराती है कि ये सब उसके भाई बहन हैं। वो सीक्रेट खोलती है कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई वो फुताबा है। उसका एक भाई शिंजो है जो बंदूकों को लेकर पूरी तरह क्रेजी है। उसकी एक और भाई कांगो है जिसे बिल्लियां पसंद है। उसकी बहन शियोन टेक एक्सपर्ट है। भाई नैनो को एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है और उनके पास गोलियत नाम का एक शिकारी कुत्ता है। मिसुमी रिवील करती है कि वे सब जासूसों यानी स्पाइस की एक बहुत बड़ी फैमिली है। ताई को इस पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि उसके साथ कोई मजाक हो रहा है। वो शिंजो की एक गन को खिलौना समझकर उठा लेता है, पर जैसे ही ट्रिगर दबता है असली गोली चलती है। ये देखकर कि गन बिल्कुल असली है। वे उसे समझाते हैं कि स्पाई होना उनके लिए एक नॉर्मल जॉब है, वे सब फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं। पर आजकल उनके हालात थोड़े खराब हैं, क्योंकि सरकारी जासूस बहुत कम दाम में अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। पर शियोन बताती है कि इंटरनेट पर उनकी फैमिली के रिव्यूज सबसे बेस्ट है, और कांगो जोड़ता है कि उनका बड़ा भाई उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा रहा है, क्योंकि लड़कियां उस पर मरती हैं। ताई समझ जाता है कि कांगो वाइस प्रिंसिपल हिरोकावा की बात कर रहा है, और फुताबा समझाती है कि भले ही उस आदमी में कई कमियां हैं, पर वो इस फैमिली का सबसे बेस्ट स्पाई है। ताई सोचता है कि आखिर उसे क्यों निशाना बनाया जा रहा है, तो मिसुमी सीक्रेट खोलती है कि उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई मिसुमी को जान से मारना चाहता है। फुताबा बताती है कि मिसुमी एक बार इचिरो की वजह से मौत के मुंह से बची थी, और उस हादसे के सदमे की वजह से उसके बाल सफेद हो गए थे। इचिरो खुद को इसका कसूरवार मानता
जानता था, इसलिए वो मिसुमी को लेकर पूरी तरह सनकी हो गया, उसकी हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार। उसने मिसुमी के आसपास के हर इंसान को रास्ते से हटा दिया, पर ताई उसका बचपन का दोस्त था, इसलिए उसने उसे बख्श दिया। पर इस नई इन्फॉर्मेशन के बाद इचिरो ने ताई को भी हमेशा के लिए एलिमिनेट करने का डिसीजन ले लिया था। तभी अचानक घर का अलार्म बज उठता है और इचिरो घर के अंदर घुस आता है, पर सारे भाई बहन कसम खाते हैं कि वे ताई को बचाकर रहेंगे। शिंजो बताता है कि उसने पूरे घर में सीक्रेट ट्रैप्स बिछा रखे हैं, पर सब जानते थे कि वे बैकफुट पर हैं, क्योंकि इचिरो के पास गॉड लेवल स्किल्स थी। ताई को लगता है कि वो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, पर फुताबा कहती है कि वो फालतू ना सोचे, ये उनकी फैमिली का पर्सनल मैटर है। वो उसे मिसुमी से शादी करने की सलाह देती है और समझाती है कि उनकी फैमिली का एक कड़ा नियम है कि वे आपस में एक दूसरे की जान नहीं ले सकते। वो उसे चेरी ब्लॉसम रिंग, ताबीज जैसी अंगूठी के बारे में बताती है और कहती है कि इसका आधा हिस्सा अपने पार्टनर को देते ही शादी ऑफिशियल हो जाती है, यानी अगर मिसुमी ताई को वो रिंग दे दे तो इचिरो चाहकर भी उसे नहीं मार पाएगा। पर मिसुमी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ताई अभी तक अपनी फैमिली की मौत के सदमे से बाहर नहीं आया था और फुताबा उनकी इस विश की इज्जत करती है। सब इचिरो से लोहा लेने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि तभी वे देखते हैं कि इचिरो ऑलरेडी कमरे के अंदर आ चुका था, ये कहते हुए कि उसने शिंजो के सारे ट्रैप्स को मिट्टी में मिला दिया है। फुताबा उसे पीछे हटने की वार्निंग देती है, पर वो मना कर देता है। तभी फुताबा सीधे उस पर झपटती है और उसे जमीन पर दे मारती है और सारे भाई बहन मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। पर इचिरो अपनी गॉड लेवल पावर से खुद को बचाता है और अपने वेपन के सिर्फ एक ही धमाके से सबको हवा में उड़ा देता है। वो गरजते हुए कहता है कि ताई को उसके हवाले कर दो, वरना वो पूरे घर को तबाह कर देगा। पर फुताबा दूरी कम करने के लिए दोबारा उस पर लपकती है, पर इचिरो उसे जादुई तारों से जकड़ लेता है। शियोन सबको पीछे हटने को कहती है और खुद जंग के लिए तैयार होती है, पर इचिरो ताना मारता है कि वो उसकी लेवल की नहीं है। पर शियोन को कोई परवाह नहीं थी, उसने अपने जादुई ड्रोन समन किए और उन पर फायर करने का ऑर्डर दे दिया। सीन बदलता है ताई पर, जो बाकी लोगों को लेकर बहुत परेशान था, पर मिसुमी उसे याद दिलाती है कि फैमिली मेंबर्स को मारना साफ मना है, इसलिए सब ठीक रहेंगे। वो उसे एक सीक्रेट छिपने की जगह दिखाती है और वहीं रुकने को कहती है, पर जब वो ताई को डरा हुआ देखती है तो मुस्कुराकर भरोसा दिलाती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही। उधर इचिरो ने सारे ड्रोन्स को तबाह कर दिया था और उसने मिसुमी को ताई के साथ देख लिया। वो उसे गले लगाने को चिल्लाया, पर मिसुमी ने अचानक उस पर अटैक कर दिया, जिससे इचिरो ने अपने जादुई तारों से उसे लॉक कर दिया। वो मानता है कि वॉर काफी अमेजिंग था और उसने जैसे ही उसका मास्क हटाया, सस्पेंस खुला कि वो मिसुमी नहीं बल्कि खुद कांगो था। वो जान जाता है कि असली मिसुमी ताई का भेष बदलकर छिपी है और ताई छिपकर ये सब देख रहा था। खुद को मुसीबत में देख मिसुमी अपना भेष हटाती है और इचिरो से चिल्लाकर कहती है कि वो ताई को अकेला छोड़ दे, क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता। और इचिरो मान जाता है, पर वो साफ कर देता है कि वो इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत डेंजरस है। वो समझाता है कि वो उसके आसपास की हर चीज को मिटा देगा ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचा सके, और वो खुद को तलवार का कट लगने देता है, ये कहते हुए कि वो उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। मिसुमी उसकी यह शर्त मानने ही वाली थी कि तभी अचानक ताई बीच में आता है और इचिरो से उसे छोड़ने को चिल्लाता है, पर इचिरो मना कर देता है कि ताई उनकी फैमिली के मामलों से दूर रहे। ताई को एहसास होता है कि इचिरो भी बिल्कुल उसी की तरह है, वो भी अपनी सबसे कीमती चीज को खोने से बुरी तरह डरता है। पर ताई उसके इस क्रूर तरीके के साफ खिलाफ था, क्योंकि उसकी वजह से मिसुमी नर्क झेल रही थी। तभी ताई आगे बढ़ता है और मिसुमी से सीधे उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि मुझसे शादी कर लो, और बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मिसुमी तुरंत उसकी तरफ वो रिंग फेंकती है, पर जैसे ही ताई उसे दबोचने वाला होता है, इचिरो उसे बीच में ही रोक लेता है और चिल्लाता है कि वो ताई को उससे शादी कभी नहीं करने देगा। पर ताई हार मानने को तैयार नहीं था। उसने पास्ट के उन पलों को याद किया जब मिसुमी ने हमेशा उसका ख्याल रखा था। वो उसे इचिरो के इस नर्क में तड़पते नहीं देख सकता था और उसने हवा में लपककर उस रिंग को पहन लिया। तभी सारे भाई बहन वहां आते हैं और ताई की उंगली में वो रिंग देखकर जश्न मनाने लगते हैं कि हमारा हीरो सच में अमेजिंग है। और फुताबा इचिरो से कहती है कि अब वो ताई को ट्रेन करे ताकि वो मिसुमी को प्रोटेक्ट कर सके। अगली सुबह जब ताई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि इचिरो हाथ में चाकू ले सीधे उसके सिर पर खड़ा था। वो पल भर में खुद को बचाता है और इचिरो उसकी इस फुर्ती की तारीफ करता है, पर ताई को लगता है कि वो उसे दोबारा जान से मारना चाहता था। पर इचिरो साफ करता है कि यह उसकी कड़क ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि एक असली स्पाई को सोते वक्त भी अलर्ट रहना पड़ता है। इचिरो कहता है कि अब एक्सरसाइज का वक्त आ चुका, और वो अचानक अपने जादुई तारों से ताई को दबोच लेता है। उधर मिसुमी उनके लिए लंच तैयार कर रही थी कि तभी उसे ताई के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने जाती है तो देखती है कि इचिरो जबरदस्ती ताई की स्ट्रेचिंग करा रहा था। मिसुमी को गुस्सा आते देख इचिरो तुरंत रुक जाता है। वो टाइम चेक करता है और बोलता है कि उनके निकलने का वक्त हो चुका है, और वो अचानक मिसुमी को दबोचता है
और दोनों खिड़की तोड़कर सीधे बाहर कूद जाते हैं और अगले ही पल पूरा घर एक भयानक धमाके के साथ उड़ जाता है। ताई सन्न रह जाता है कि ये क्या रायता फैल गया और इचिरो सस्पेंस खोलता है कि किसी विलेन ने घर के अंदर एक टाइम बॉम्ब प्लांट किया था। वे सब एक कार के अंदर बैठे थे जहां शिंजो फोन पर फ्रेजियर यानी इचिरो को रिपोर्ट देता है कि बॉम्ब किचन में था, जिसका सीधा मतलब था कि टारगेट खुद मिसुमी थी। ताई सोच में पड़ जाता है कि भला कोई उसे क्यों मारना चाहेगा, तो इचिरो असली सच उगलता है कि मिसुमी कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि याजाकुरा खानदान की 10वीं लीडर है। इचिरो समझाता है कि याजाकुरा खानदान का इतिहास एडो पीरियड के निंजास से जुड़ा है और उनके सभी वंशजों के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती हैं, पर उनके खानदान में हमेशा एक ऐसा आम इंसान पैदा होता है जो हेड बनता है। भले ही उनके पास खुद की कोई पावर नहीं होती, पर उनके अंदर वो सुपर ह्यूमन जीन होता है जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी बहुत ताकतवर बनती है। इसलिए इस खानदान का फर्ज है मिसुमी को प्रोटेक्ट करना ताकि उनकी ये नस्ल बची रहे। इचिरो मेंशन करता है कि उन्हें इस नस्ल से कोई मतलब नहीं है, वे सब भाई बहन के नाते सिर्फ अपनी बहन मिसुमी की जान बचाना चाहते हैं। इचिरो कहता है कि बहुत जल्द मिसुमी याजाकुरा फैमिली की लीडर के तौर पर अंडरवर्ल्ड में अपना पहला कदम रखेगी, इसलिए अभी उसका मिशन सिर्फ इस आम दुनिया के तौर तरीके सीखना है। पर इसी वजह से उनके दुश्मनों को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। तभी अचानक पीछे से उनकी कार पर गोलियों की बौछार होने लगती है और ताई डर के मारे पैनिक हो जाता है, पर इचिरो कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये कार पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। दुश्मनों ने बड़ी गन से फायर करना शुरू कर दिया था, पर कार चालाकी से हर वार से बच रही थी। इचिरो को अपनी चाय गिरने की फिक्र थी। उसने ड्राइवर से गाड़ी स्मूथ चलाने को कहा और ताई ने देखा कि ड्राइवर की सीट पर वो शिकारी कुत्ता गोलियत मजे से स्टीयरिंग संभाल रहा था। ताई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तभी विलेंस ने उन पर रॉकेट्स दागने शुरू कर दिए, पर गोलियत ने अपनी फुर्ती से कार को बचा लिया। इचिरो की चाय नीचे गिर जाती है जिससे उसका पारा चढ़ जाता है और वो खुद इस कचरे को साफ करने बाहर निकलता है। वो अपने जादुई तारों से उनकी सारी गोलियों को हवा में ही ब्लॉक करता है और सिर्फ कुछ ही मूव्स में पीछा कर रही दोनों कारों के परखचे उड़ा देता है। वो वापस कार में आता है और ताई को याद दिलाता है कि वो अब इस फैमिली का हिस्सा बन चुका है, इसलिए मिसुमी को प्रोटेक्ट करना उसका भी फर्ज है और वो उसे स्पाई बनने के सारे सीक्रेट्स सिखाने का कड़क प्लान बनाता है। इचिरो उसे एक गन थमाता है और बताता है कि उसका पहला मिशन स्कूल में पूरे दिन मिसुमी को इन असैसिन हथियारों से बचाना है। वे स्कूल पहुंचते हैं और मिसुमी मुस्कुराकर अपनी क्लास की लड़कियों को ग्रीट करती है, पर ताई उसके पीछे पीछे साए की तरह घूम रहा था और पूरे कमरे को किसी मिलिट्री ऑपरेशन की तरह स्कैन कर रहा था, जिससे लड़कियों को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। बाकी लड़के ताई को हेलो कहते हैं, पर उसका ये कड़क चेहरा देखकर वे पूरी तरह शॉक रह जाते हैं कि इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है क्या। फ्लैशबैक में कार के अंदर ताई हाथ में गन थामे पैनिक हो रहा था, पर इचिरो ने हंसकर कहा था कि अगर उसने किसी विलेन को मार भी दिया तो वे मामला रफा दफा कर देंगे। मिसुमी अपने भाई को डांटती है कि फालतू की नौटंकी बंद करे और ताई को समझाती है कि असली खतरा गन्स नहीं बल्कि बॉम्ब्स और जहर पॉइजन है, इसलिए ये गन किसी काम की नहीं है। इचिरो अलर्ट करता है कि शहर में तामाया नाम का एक डेंजरस बॉम्बर घूम रहा है जिसके बनाए बॉम्ब्स एकदम फर्स्ट क्लास होते हैं, यहाँ तक कि इचिरो खुद पहले उसकी सर्विसेज ले चुका है। ताई सोच में पड़ जाता है कि वो विलेन अचानक उनके खिलाफ क्यों हो गया, तो इचिरो समझाता है कि इस खूनी दुनिया में लोगों का पासा पलटना बहुत आम बात है। इचिरो सीक्रेट खोलता है कि तमाया की सिर्फ एक ही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नशाखोर है। वो अपने हर एक मिशन की लाइव पोस्ट डालता है। इचिरो बताता है कि उसे कुछ बंधकों हॉस्टेजेस को बचाने जाना है, इसलिए वो साथ नहीं रहेगा, पर वो ताई को वार्न करता है कि तमाया ने पोस्ट डाली है कि स्कूल में 2 और बॉम्ब्स प्लांट किए गए हैं, इसलिए उसके लौटने तक ताई को हर कीमत पर मिसुमी की जान बचानी होगी। ताई पूरे क्लासरूम को घूर रहा था कि भला बॉम्ब्स कहाँ छिपे हो सकते हैं। वो लगातार मिसुमी के पीछे पीछे घूम रहा था कि तभी तमाया की एक नई पोस्ट आती है कि दूसरा बॉम्ब एक्टिव हो चुका है। ताई डर के मारे पैनिक होने लगता है कि तभी एक फुटबॉल सीधे आकर उसके सिर पर लगती है। लड़के उससे माफी मांगने आते हैं, पर तभी ताई को खिड़की के पार एक अजनबी साया दिखता है और वो पूरी स्पीड से उसके पीछे लपकता है। वो भागते हुए मेडिकल रूम इन्फर्मारी पहुंचता है, पर दरवाजे पर हिचकिचा जाता है। तभी पीछे से स्कूल की नर्स आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो तुरंत कोई फेक बहाना बनाकर वहां से भाग निकलता है, पर वो लेडी पीछे से एक शैतानी मुस्कान देती है। सीन बदलता है क्लासरूम पर, जहां मिसुमी मजे से लड़कियों के साथ बातें कर रही थी। वहीं ताई फोन पर चेक करता है कि फाइनल बॉम्ब भी प्लांट हो चुका है। वो नोटिस करता है कि मिसुमी खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती है, जैसे वो बाहर की दी कोई चीज नहीं खाती और कभी अकेली नहीं रहती। तभी वे लड़के दोबारा ताई के पास आते हैं और बॉल मारने के लिए माफी मांगते हुए उसे एक चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। वो बिना सोचे समझे उसे खा लेता है, जिससे वे लड़के सन्न रह जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल दिनों में रुकुरो उनसे बात करने में भी नर्वस होता था और आज उसने सीधे चॉकलेट खा ली थी। चॉकलेट खाते ही ताई के पेट में मरोड़ उठ जाती है। लड़के सोचते हैं कि उसे मेडिकल रूम ले जाना चाहिए, पर तभी उन्हें याद आता है कि नर्स आज छुट्टी पर है और रुकुरो
वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सामने मिसुमी खड़ी थी और उसने बताया कि मेडिकल रूम आज साफ बंद है। ताई बेबसी में सोचने लगता है कि वो मिसुमी के काबिल नहीं है, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। भले ही वे बचपन के दोस्त थे और वो हमेशा इतने बड़े डेंजर में जीती थी, पर मुसीबत में वो हमेशा रोकुरो के साथ खड़ी रही थी। वो सोचता है कि शादी का प्रपोजल देते वक्त उसने मिसुमी की फीलिंग्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था, पर तभी मिसुमी उसके सिर पर एक छोटा सा पंच जड़ती है और मुस्कुराकर कहती है कि चॉइस उसकी खुद की थी और उसे शादी के लिए थैंक यू कहती है। ताई खुश हो जाता है, पर तभी अचानक उसकी नजर छत पर लगे एक बॉम्ब पर पड़ती है। बॉम्ब एक महाधमाके के साथ फट जाता है और पूरी क्लास के लड़के सोचते हैं कि ये यकीनन साइंस क्लब का कोई अजीब एक्सपेरिमेंट होगा। उधर नैनो और एक औरत मजे से उस धमाके का लुत्फ उठा रहे थे और सस्पेंस खुलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि खुद कांगो था। ताई और मिसुमी अपनी फुर्ती की बदौलत बच गए थे और ताई सोच रहा था कि जब वे एक रैंडम कमरे में थे तो तामाया ने बॉम्ब कैसे प्लांट किया। तभी उसे याद आता है कि मेडिकल रूम बंद था और थके हुए इंसान के आराम करने के लिए यही सबसे बेस्ट जगह थी। वो समझ जाता है कि वो विलेन ताई के हर एक मूव को ट्रैक कर रहा था और तभी उसे अपनी खुद की बॉडी पर तीसरा बॉम्ब छिपा हुआ मिलता है। वो असली साजिश समझ जाता है कि तामाया ने जानबूझकर पोस्ट डाली थी ताकि ताई डर के मारे मिसुमी के चिपक कर खड़ा रहे और वो खुद एक चलता फिरता बॉम्ब बनकर मिसुमी को उड़ा दे। टाइमर की सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाकी थी और दरवाजा पूरी तरह ब्लॉक था। ताई मिसुमी को बचाने के लिए सीधे बिल्डिंग की खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है, पर तभी आसमान से इचिरो आता है, उसे हवा में दबोचता है और पल भर में उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और ताई को पहला मिशन पूरा करने के लिए बधाई देता है। मिसुमी पूछती है कि वो इस बॉम्ब का क्या करेगा, तो इचिरो मुस्कुराकर कहता है कि वो इसे इसके असली ओनर को लौटाने जा रहा है। नैनो, कांगो और शिंजो वहां आते हैं और मिसुमी समझ जाती है कि ये सब चुपके से तमाशा देख रहे थे, पर कांगो कहता है कि वे तो बस ताई का पहला मिशन देखना चाहते थे। शिंजो उस विलेन तामाया को घसीटते हुए लाता है जो रहम की भीख मांग रहा था, पर इचिरो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और उसका खुद का बॉम्ब हवा में ही फट जाता है और सब मजे से उस पटाखा धमाके का लुत्फ उठाते हैं। अगली सुबह इचिरो बुरी तरह चिढ़ा हुआ था जब ताई उनके घर शिफ्ट होने आया, पर मिसुमी याद दिलाती है कि ताई का पुराना घर बॉम्ब से उड़ चुका है और अब उनकी शादी हो चुकी है। इचिरो के पास मना करने का कोई रीजन नहीं था। उसने खड़ूस आवाज में ताई को अपनी पीठ पीछे अलर्ट रहने की वार्निंग दी। सीन बदलता है रोकुरो के एक डरावने सपने पर, जहाँ एक जाइंट विलेन ने मिसुमी को दबोच रखा है और वो रोते हुए ताई से हेल्प मांग रही है, पर वो इतना कमजोर था कि कुछ नहीं कर पाता और वो विलेन उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाता है। ताई हड़बड़ाकर जागता है और समझ जाता है कि यह कयामत का दौर कोई खेल नहीं है, उसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रांग बनना होगा। पर हड़बड़ी में उसका पैर सीधे उस शिकारी कुत्ते गोलियत पर जा पड़ता है, जिससे वो कुत्ता गुस्से में उस पर हमला कर देता है और ताई के चिल्लाने की आवाज गूंज उठती है। मिसुमी उसके जख्मों पर पट्टी बांधती है और सीक्रेट खोलती है कि उसने खुद गोलियत को उसकी हिफाजत पर लगाया था ताकि इचिरो उससे दूर रह सके। वो गोलियत को डांटती है और रोकुरो को भरोसा दिलाती है कि गोलियत इस फैमिली के हेड पर कभी हमला नहीं करेगा, पर ताई अभी भी उस कुत्ते से बुरी तरह डर रहा था। कुछ देर बाद वो सीधे फुताबा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे अपनी ट्रेनिंग कराने की भीख मांगता है, ये कहते हुए कि उसे मिसुमी की हिफाजत के लिए बहुत स्ट्रांग बनना है। पर फुताबा अचानक उसे हवा में उछालती है और जोर से जमीन पर दे मारती है। उससे कहती है कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक गॉड लेवल टैलेंटेड फाइटर को भी तरक्की करने में पूरे 3 साल लगते हैं और ताई के पास तो मैजिक का कोई नेचुरल टैलेंट है ही नहीं। वो उसे बेवकूफ कहती है कि सिर्फ इमोशंस के दम पर जंग नहीं जीती जा सकती, पर वो उसकी आंखों में मिसुमी को बचाने का पक्का इरादा साफ देख सकती थी। इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या वो उनकी फैमिली की ऑल आउट ट्रेनिंग झेलने के लिए तैयार है और शर्त रखती है कि असली ट्रेनिंग शुरू होने से पहले उसे पूरे 1 महीने इस विला के अंदर सरवाइव करना होगा। ताई खुशी खुशी हाँ कहता है, पर अगले ही पल उसका पैर एक सीक्रेट बटन पर पड़ता है और वो मौत के मुंह से बाल बाल बचता है। जब फुताबा सस्पेंस खोलती है कि इस पूरे विला में खतरनाक ट्रैप्स बिछी हुई हैं, वो मेंशन करती है कि यहाँ रहना किसी नर्क से कम नहीं होगा, पर यह उसकी ट्रेनिंग का पहला हिस्सा है। अगर वो इन मामूली कचरों को पार नहीं कर पाया तो अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ताई को पसीना आ गया कि वो यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने से पहले ही मारा जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह अलार्म बजता है, पर ताई थका हुआ बेड पर ही लेटा रहता है और अगले ही पल वो अलार्म एक धमाके के साथ फट जाता है। वो हड़बड़ाकर कमरे से बाहर भागता है और उसका पैर दूसरे सीक्रेट जाल पर पड़ता है और वो जिंदा जलने से बाल बाल बचता है। वो जैसे तैसे घिसटते हुए नाश्ते की टेबल तक पहुंचता है, जहां फुताबा याद दिलाती है कि यह उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, पर मिसुमी कहती है कि यह बहुत ज्यादा डेंजरस है। ताई हैरान होकर पूछता है कि मिसुमी इस नर्क जैसे घर में कैसे जिंदा रहती है, तो वो सीक्रेट खोलती है कि फैमिली मेंबर्स के सामने ये ट्रैप्स एक्टिव नहीं होते। हमें पता चलता है कि पूरा घर एक सीक्रेट कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल होता है, जो ताई को फैमिली मेंबर तभी मानेगा जब वो इन सारे ट्रैप्स को सक्सेसफुली पार कर लेगा। पर शियोन ताना मारती है कि इस नालायक को ऐसा करने में पूरे 2 साल लगेंगे। तभी अचानक रोकुरो के पेट में मरोड़ उठ जाती है और
नैनो मुस्कुराकर सीक्रेट खोलता है कि उनके खाने में जहर मिलाया गया था ताकि उनकी बॉडी में जहर को झेलने की टॉलरेंस, सहन शक्ति बढ़ सके। हालांकि वो जहर सिर्फ उसका पेट खराब करने के लिए काफी था। वो पूरी स्पीड से टॉयलेट की तरफ भागता है पर रास्ते का दरवाजा पूरी तरह लॉक था। मिसुमी उसकी हेल्प करना चाहती है पर फुताबा उसे रोक देती है कि इस कचरे से वो खुद निपटेगा। तभी इचिरो मिसुमी के पास आता है और उसे गॉर्जियस कहकर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है पर हर कोई उसे पूरी तरह इग्नोर मार देता है। तभी उन्हें टॉयलेट के रास्ते से ताई के रोने की आवाज सुनाई देती है और वे मजे से अपना नाश्ता जारी रखते हैं। बाकी सब तो इन ट्रैप्स को आसानी से पार करके अपनी मजे की लाइफ जी रहे थे पर ताई के लिए यहाँ सरवाइव करना किसी नर्क जैसा बन चुका था। क्लासरूम में भी उसके क्लासमेट्स उसकी ये लाचार हालत देखकर हैरान थे कि इस लड़के का पूरा पोपट हो चुका है। पर रोकुरो उनसे कहता है कि वो ठीक है और वे उसे अकेला छोड़ देते हैं। असल में उस फैमिली ने उसे अंदर एक बहुत ही भारी शर्ट पहना रखी थी जिसकी वजह से उसके लिए अपनी बॉडी को मूव करना भी बहुत मुश्किल काम था। एक शाम हम ताई को हाथ में पिस्तौल ली प्रैक्टिस करते देखते हैं क्योंकि टीवी ऑन करने के लिए उसे दूर से रिमोट के बटन पर सटीक निशाना लगाना था। पर मिसुमी बीच में आती है और उसे थोड़ा रेस्ट करने की सलाह देती है और उसे चाय देते हुए कहती है कि वो खुद पर इतना प्रेशर न डाले। वो जानती थी कि वो ये सब सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए कर रहा है। रोकुरो साफ इनकार करता है पर वो मुस्कुराकर कहती है कि वो कमजोर नहीं है। तभी फ्लैशबैक का वो सीन रिवील होता है जब ताई और मिसुमी पड़ोसी हुआ करते थे पर आपस में कभी बात नहीं करते थे। जब वे हाई स्कूल में थे तो कुछ आवारा लड़कियां मिसुमी के बालों को लेकर उसे बुली कर रही थीं और कैंची से उसके बाल काटने की धमकी दे रही थी। तभी बीच में ताई आया और उसने अपनी खुद की कैंची से अपने ही बाल काट डाले। वे लड़कियां इस लड़के का ये पागलपन देखकर डर के मारे भाग गईं कि ये तो पूरा साइको है। ताई ने हंसकर मिसुमी से कहा था कि गाइडेंस काउंसलर ने उसे बाल काटने को कहा था और उससे इस बात को भूल जाने को कहते हुए प्रॉमिस किया था कि जब भी तुम किसी मुसीबत में होगी मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। कहानी प्रेजेंट में लौटती है। मिसुमी याद दिलाती है कि ताई हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है इसलिए वो खुद को इतना न कोसे। अगले दिन सुबह अलार्म बजता है पर इस बार ताई फुर्ती से उसे बंद करता है और मजे से सारे ट्रैप्स को पार करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो हाथ में पिस्तौल थामता है और एक ही शॉट में दूर रखे रिमोट का पावर बटन ऑन कर देता है जिससे शिंजो भी इम्प्रेस हो जाता है पर ताना मारता है कि वो अभी तक चैनल चेंज नहीं कर पाया है और उसे सीक्रेट टिप्स देता है। शियोन वहां आती है और बताती है कि उसके पास ताई के परफॉर्मेंस का पूरा डेटा है जिसे वो शिंजो को सौंप देती है। ताई उनकी इस हेल्प के लिए थैंक यू कहता है पर पूछता है कि शिंजो हमेशा इस कचरे के डिब्बे के अंदर क्यों छिपा रहता है। तो वो समझाती है कि वो बहुत शर्मीला है पर शिंजो पलट कर बोलता है कि ताई भी उससे कुछ अलग नहीं है। वो याद दिलाती है कि जहरीली गैस से बचने के लिए उसे नैनो की हेल्प चाहिए होगी और ताई उसे ढूंढने निकल पड़ता है। शिंजो मानता है कि ताई के पास गॉड लेवल टैलेंट है क्योंकि वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था पर शियोन कहती है कि उसके पीछे कोई और ही कड़क रीजन छिपा है। उधर कांगो और फुताबा विला में घूम रहे थे और वे देखते हैं कि नैनो रोकुरो के साथ जमीन पर रेंग रहा था उसे समझाते हुए कि जब तक वो नीचे झुका रहेगा जहरीली गैस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कांगो बीच में कूदना चाहता है पर फुताबा उसे रोक देती है और अपने काम पर फोकस करने को कहती है। कुछ हफ्तों बाद ताई मजे से सारे ट्रैप्स को चकमा देते हुए नाश्ते की टेबल तक पहुंचता है और बाकी सबके साथ मजे से खाना खाने लगता है। उसकी बॉडी अब उस जहर को आसानी से झेल पा रही थी। मिसुमी खुश होती है कि उसने कमाल कर दिया और ताई बताता है कि उसे इस विला में रहते हुए पूरे 3 हफ्ते बीत चुके हैं। मिसुमी उसे दूध का ग्लास देती है और वो उसे पूरा गटक जाता है पर अगले ही पल उसके पेट में भयानक मरोड़ उठती है। वो पूरी स्पीड से टॉयलेट की तरफ भागता है पर दरवाजा अभी भी लॉक था और उससे नहीं खुलता। मिसुमी खुद को कोसने लगती है कि उसने उसे दूध क्यों दिया और कांगो दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि वे देखते हैं कि रोकुरो फर्श पर बेबस पड़ा था। नैनो तुरंत उसकी जांच करता है और सस्पेंस खोलता है कि बहुत ज्यादा थकान की वजह से उसे तेज बुखार आ गया है इसलिए उसे सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। पर ताई घिसटते हुए बोलता है कि वो 1 हफ्ता और सरवाइव कर सकता है। पर फुताबा अचानक उसके चेहरे से वो नकली चमड़ी हटाती है और सब देखते हैं कि उसकी असली हालत पूरी तरह खस्ता हो चुकी थी। फुताबा साफ कहती है कि अगर उसने अभी रेस्ट नहीं किया तो वो सीधा मौत के मुंह में चला जाएगा। वो जानती थी कि वो उसके भाई बहनों के साथ मिलकर इस विला में छिपकर वार करने का खेल खेल रहा था और कांगो ने ही उसे वो नकली चमड़ी दी थी। वो नैनो को डांटती है कि उसने छिपकर रोकुरो के जख्मों का इलाज क्यों किया पर ताई चिल्लाता है कि वो नैनो को ब्लेम न करे। वो रिवील करता है कि बाकी सब ने उसे रोकना चाहा था पर ताई ने खुद उनके सामने भीख मांगी थी उसकी हेल्प करने के लिए क्योंकि वो हर कीमत पर मिसुमी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। फुताबा उसे एक पंच जड़ती है और बेवकूफ कहती है कि अगर वो अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेगा तो अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वो समझाती है कि सरवाइव करना भी उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है और उसे लॉक खोलने के सीक्रेट तरीकों की एक बुक थमाती है। उससे कहती है कि ठीक होने तक सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे। फुताबा कमरे से बाहर आती है और वो मन ही मन मानती है
कि वो इस लड़के को समझने में पूरी तरह गलत थी। उसकी कड़क इच्छा शक्ति और मिसुमी के लिए उसका ये प्यार सच में अमेजिंग था और वो श्योर थी कि ये लड़का एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगा। कुछ समय बाद ताई आखिरकार अपनी बुद्धि से उस टॉयलेट का लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है और पूरी फैमिली जश्न मनाने लगती है। वो उनकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है और तभी उसकी उंगली की वो रिंग अचानक चमक उठती है और फुताबा सस्पेंस खोलती है कि इस विला के कंप्यूटर सिस्टम ने उसे ऑफिशियली इस फैमिली का मेंबर मान लिया है। वो कहती है कि उसने कमाल कर दिया, पर अब उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और सब उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। सीन बदलता है मिसुमी पर, जो पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही थी और हमेशा की तरह उसमें थोड़ा सा जर मिक्स कर रही थी कि तभी ताई उससे आकर ब्रा पहनने के सीक्रेट तरीकों के बारे में पूछने लगता है, जिससे वो पूरी तरह शॉक रह जाती है। वो समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ अपना भेष बदलने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी कांगो वहां आता है और उसे टीज परेशान करने के लिए खुद सिखाने का ऑफर देता है। शिंजो पूछता है कि ये क्या ड्रामा चल रहा है और ताई चालाकी से कांगो का वो भेष खींचकर हटा देता है। तभी इचिरो अपनी ब्लैक यूनिफॉर्म में वहां आता है और बताता है कि वो एक बड़े मिशन पर बाहर जा रहा है और वो मिसुमी को किस करने की कोशिश करता है, पर मिसुमी सीधे उसके मुंह पर एक पंच जड़ देती है। हमें पता चलता है कि शिंजो भी एक मिशन पर जा रहा है और ताई उसकी फिक्र करता है, पर वो बताता है कि ये एक बहुत ही लो लेवल का आसान मिशन है जहां उन्हें नकली नोटों की एक ओरिजिनल प्लेट वापस लानी है। ताई को यकीन नहीं होता कि नकली नोटों का केस भी इनके लिए एक आसान मिशन था और शिंजो जाने से पहले उसे कोई जादुई गैजेट थमा देता है। वे दोनों स्कूल की तरफ जा रहे थे कि तभी अचानक मैदान से एक क्रिकेट बॉल पूरी स्पीड से उनकी तरफ आई, पर ताई ने बिना देखे हवा में ही उस बॉल को दबोच लिया और इतनी अमेजिंग स्पीड से उसे वापस फेंका कि स्कूल का कोच तुरंत दौड़कर आया और उसे अपनी टीम में शामिल होने की भीख मांगने लगा। इंटरवल के समय मिसुमी कहती है कि उसकी ट्रेनिंग ने उसकी पावर्स को सच में सुपर ह्यूमन बना दिया है, पर उसे अलर्ट रहना होगा ताकि स्कूल में उसका यह सीक्रेट रिवील न हो। स्कूल के बाद मिसुमी टेबल पर बैठकर फैमिली के सारे जरूरी पेपर्स और रिपोर्ट्स चेक कर रही थी। ताई हैरान था कि वो अकेले ये सब कैसे संभालती है, पर वो मुस्कुराकर कहती है कि अब आदत हो चुकी है और लीडर होने के नाते यह उसका फर्ज है। तभी उसे नोटिस होता है कि एक रिपोर्ट गायब थी और वो सीधे कांगो के कमरे की तरफ बढ़ती है। ताई देखता है कि कांगो का कमरा किसी कचरे के डिब्बे जैसा गंदा था और मिसुमी उसे डांटती है कि उसने अपनी मिशन रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की। कांगो लापरवाही से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सुक यानी हमारा ताई सजेस्ट करता है कि वे पूरे कमरे में उसे ढूंढें, पर कांगो बोलता है कि ढूंढने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसने रिपोर्ट लिखी ही नहीं है। वो बिना कपड़ों के बाहर आता है और मिसुमी चिल्लाती है कि कम से कम उसके सामने तो कपड़े पहन ले, पर कांगो मजे से याद दिलाता है कि बचपन में वे दोनों साथ में नहाते थे। मिसुमी उसे सजा देने के लिए आगे बढ़ती है, पर कांगो अपनी फुर्ती से उनके पास से भाग निकलता है। ताई उसे रोकना चाहता है, पर कांगो चालाकी से मिसुमी का भेष बदल लेता है, जिससे ताई हिचकिचा जाता है और वो मजे से रफू चक्कर हो जाता है। मिसुमी तुरंत घर का हाइबरनेशन मोड लॉकडाउन एक्टिव कर देती है और पूरा विला लोहे के दरवाजों से बंद हो जाता है। दूसरी तरफ शिंजो एक सीक्रेट वेंटिलेशन पाइप के रास्ते रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था और अपने एक्सरे चश्मे से अंदर का पूरा नजारा देख रहा था। वो नोटिस करता है कि वहां की सिक्योरिटी उम्मीद से कहीं ज्यादा टाइट थी। तभी उस फैसिलिटी का विलेन डायरेक्टर वहां पहुंचता है। वो खुश था कि उनकी साजिश कामयाब हो रही है, पर साफ था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड डोर हिला रहा था। शिंजो अपनी फुर्ती से 2 गार्ड्स को ढेर करता है और मजे से वो ओरिजिनल प्लेट चुरा लेता है, पर तभी अचानक पूरे बेस का अलार्म बज उठता है। उधर विला में मिसुमी और ताई कांगो को ढूंढ रहे थे। वे बाकी भाई बहनों के कमरों में चेक करते हैं, पर किसी ने उसे नहीं देखा था। वे जैसे ही इचिरो के कमरे में घुसते हैं, पूरा कमरा मिसुमी की तस्वीरों से भरा पड़ा था। वे तुरंत घबराकर वहां से निकल जाते हैं। तभी बाकी तीनों भाई बहन उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि वे क्या ड्रामा कर रहे हैं, और सस्पेंस खुलता है कि कांगो ने चालाकी से उन तीनों का भेष बदला था। तभी उन्हें कांगो के हंसने की आवाज आती है और वो एक दीवार पर लगी पेंटिंग के पीछे से झांकता है और दोबारा भाग जाता है। ताई पूरी स्पीड से उसके पीछे लपकता है, पर जैसे ही वो मुड़ता है कांगो गायब हो चुका था। मिसुमी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया और ताई एक सीक्रेट टनल की तरफ उंगली उठाता है। मिसुमी को यकीन नहीं होता कि इस विला में कोई ऐसा सीक्रेट रास्ता भी था जिसके बारे में वो खुद नहीं जानती थी, और वो चिढ़ जाती है कि कांगो बचकर निकल गया। मिसुमी लॉकडाउन हटाती है और वे रिपोर्ट्स पूरी करने वापस कांगो के कमरे में आते हैं कि तभी अचानक मिसुमी ताई के हाथों में हथकड़ी पहना देती है और उसे कांगो कहकर पुकारती है। ताई बना वो लड़का हैरान होता है और मिसुमी असली सस्पेंस खोलती है कि वो शुरू से जानती थी कि कांगो का मकसद सिर्फ लॉकडाउन हटवाना था, और नोटिस किया कि असली ताई हमेशा दरवाजे से गुजरते वक्त मिसुमी को पहला चांस देता था। कांगो अपनी हार मानता है और चुपचाप अपनी रिपोर्ट्स लिखने बैठ जाता है। वे सब मजे से खड़ी चावल खा रहे थे कि तभी अचानक शिंजो का फोन आता है और वो बुरी तरह पैनिक होकर चिल्ला रहा था कि वहां उम्मीद से कहीं ज्यादा विलेंस आ चुके हैं
और उसके सारे वेपन्स गोलियां खत्म हो चुके हैं। हमें पता चलता है कि वो भले ही वेपन्स का बेताज बादशाह है, पर अगर उसकी गोलियां खत्म हो जाएं तो वो किसी भीगे चूहे जैसा कमजोर हो जाता है। मिसुमी तुरंत ताई से हेल्प करने को कहती है। ताई हाथ में एक सीक्रेट पार्सल थामे उस फैसिलिटी के अंदर गुपचुप एंट्री करता है कि तभी एक विलेन पीछे से आकर उसकी गर्दन पर बंदूक तान देता है। ताई को शिंजो की सिखाई वो कड़क ट्रेनिंग याद आती है। वो पीछे की तरफ प्रेशर बनाता है, उसकी गन का मैकेनिज्म लॉक करता है और एक ही झटके में उस विलेन को ढेर कर देता है। तभी 3 और विलेन्स की तरफ बढ़ते हैं और ताई अपने तेज सेंस से उनकी सटीक पोजीशन जान लेता है। वो पल भर में 2 को मिट्टी में मिला देता है, पर तीसरा बैकअप के लिए रेडियो ऑन करने लगता है। हमें पता चलता है कि शिंजो ने जाने से पहले उसे एक सीक्रेट गन दी थी। वो तुरंत शॉट मारता है जिससे कड़क बिजली निकलती है और उस रेडियो के परखच्चे उड़ जाते हैं। ताई भागते हुए शिंजो के पास पहुंचता है और सीधे उससे चिपक जाता है कि वो अंदर से बुरी तरह डर गया था। वो अपनी न्यू गन को चूमने लगता है और ताई कहता है कि अब भागने का वक्त आ चुका है कि तभी विलेंस उन्हें घेर लेते हैं। पर गोलियां मिलते ही शिंजो दोबारा अपने असली शैडो फॉर्म में आ जाता है और पल भर में उन गार्ड्स की धज्जियां उड़ा देता है। वे एग्जिट की तरफ भाग रहे थे कि तभी एक सीक्रेट स्निपर का शॉट सीधे ताई के पैर पर आकर लगता है और खून बहने लगता है। वो विलेन ऊपर से धमकी देता है कि वो ताई का काम तमाम कर देगा और शिंजो से अपने वेपन्स नीचे फेंकने को चिल्लाता है। अपने भाई को लहूलुहान देख शिंजो अपनी गन नीचे फेंक देता है। तभी रोकुरो यानी ताई को मिसुमी की कही बात याद आती है कि शिंजो के हाथ में कोई भी चीज थमा देना, बस वो चीज लोहे की होनी चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। ताई बिना 1 सेकंड गंवाए सीधे जमीन पर पड़ी एक कांटे वाली चम्मच हवा में उसकी तरफ फेंकता है। शिंजो उसे दबोचता है और सीधे शॉट मारकर उस स्निपर की गन के टुकड़े कर देता है और उसे हमेशा के लिए सुला देता है। वे जैसे तैसे वहां से बच निकलते हैं और अपनी गलती के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। ताई पूछता है कि क्या वो ठीक है क्योंकि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं, पर शिंजो मुस्कुराकर कहता है कि उसे इस मार काट की आदत डालनी होगी क्योंकि बड़े भाई के नाते इस पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना अब उसी का फर्ज है। अगली शाम ताई फोन पर मिसुमी से बात कर रहा था जो उसे एक रोमांटिक डेट पर ले जाने का इन्विटेशन दे रही थी, पर तभी अचानक एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक अजीब आदमी बाहर निकलता है और ताई तुरंत फोन काट देता है। वो आदमी उसके पास आता है और अपना इंट्रोडक्शन सुई नाम के एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर देता है और कहता है कि उसे ताई से कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। वे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां सुई टेबल पर ताई के पिछले मिशन की एक सीक्रेट तस्वीर रख देता है। ताई नर्वस हो जाता है कि इस पुलिस वाले को इसका पता कैसे चला। सुई उसके सामने उन सारे कट्स और मिशन के वीडियो प्ले कर देता है और चिल्लाता है कि इन सारे कारनामों का विलेन रोकुरो ही है। वो उसे एक क्रिमिनल कहता है और अरेस्ट करने की धमकी देता है। सुई को लगता है कि वो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है और ऑफर देता है कि अगर वो सबके नाम उगल दे तो उसकी सजा कम करा दी जाएगी, पर ताई साफ इनकार कर देता है कि वो कुछ नहीं जानता। सुई उसे पीने के लिए पानी का ग्लास देता है, पर ताई अपने तेज सेंस से जान जाता है कि इस पानी में ट्रुथ सीरम सच उगलवाने वाली दवा मिलाई गई है। वो उसे पीने से मना कर देता है। सुई जबरदस्ती वो पानी उसके मुंह में ठूंस देता है, पर ट्विस्ट देखिए, ताई ने चालाकी से अपने मुंह के अंदर एक छोटा बैलून छिपा रखा था जिसमें वो सारा पानी इकट्ठा कर लेता है और अनजान बनने का नाटक जारी रखता है। सुई अचानक उस पर हमला कर देता है और ताई देखता है कि कमरे के कोने में कुछ असली लाशें पड़ी थीं। जब सुई सस्पेंस खोलता है कि उसने अभी अभी एक ड्रग डीलर का काम तमाम किया है और कानून को अपने हाथ में लेने से वो जरा भी नहीं डरता, वो ताई की गर्दन दबोच लेता है और जान से मारने की धमकी देता है। पर तभी ताई को हवा में एक बारीक जादुई धागा नजर आता है और वो समझ जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे खुद इचिरो डोर हिला रहा है। वो सुई से कहता है कि वो कुछ नहीं जानता। सुई उसे एक जोरदार पंच मारने वाला होता है, पर ताई हवा में उछलकर बच जाता है और वो पंच सीधे दीवार पर लगता है जिससे पूरी दीवार चकनाचूर हो जाती है। तभी अंधेरे से इचिरो मजे से हंसते हुए बाहर आता है और सुई का मजाक उड़ाता है कि उसका यह टॉर्चर ड्रामा बेहद घटिया था। ताई गुस्से में उसे एक्सप्लेनेशन मांगता है तो इचिरो सीक्रेट खोलता है कि सुई कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड है जो उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के बदले उनकी फैमिली के कारनामों पर पर्दा डालता है। इचिरो पूछता है कि क्या ताई इस सीक्रेट टेस्ट में पास हुआ, तो सुई मुस्कुराकर कहता है कि इस लड़के ने अपना मुंह नहीं खोला और वो उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। सुई बताता है कि उसके पास इचिरो के लिए एक बहुत बड़ा केस है, पर इचिरो कहता है कि उसके न्यू मिशन का वक्त हो चुका है और वो चला जाता है। अगले दिन ताई क्लास में बुरी तरह थक कर चूर बैठा था क्योंकि वो रात भर सो नहीं पाया था और मिसुमी उसे लेकर काफी फिक्र में थी। तभी इचिरो क्लास के अंदर एंट्री करता है और अनाउंस करता है कि आज से वो उनका सब्स्टिट्यूट टीचर है और ब्लैक बोर्ड पर लेक्चर देने लगता है। ताई को नींद आ रही थी और उसकी आंखें बंद होने ही वाली थी कि उसने अपने तेज सेंस से हवा में एक
चौक को गन की गोली की स्पीड से अपनी तरफ आते महसूस किया और समय रहते अपना सिर झुकाकर बच गया। चौक सीधे दीवार को चीरती हुई आर पार निकल गई और इचिरो जादुई मोर्स कोड के जरिए ताई से बात करने लगा, उससे कहते हुए कि उसे सोते वक्त भी अपनी बॉडी को कंट्रोल करने का सीक्रेट हुनर सीखना होगा। इचिरो उसे डॉल्फिन का एग्जाम्पल देता है कि वो पानी में कभी पूरी तरह नहीं सोती, वो सिर्फ अपने दिमाग के एक हिस्से को बंद करके रेस्ट करती है और बाकी बॉडी अलर्ट रहती है। वो ताई से कहता है कि उसे ये हुनर सीखना ही होगा, पर ताई को लगता है कि ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है क्योंकि इंसानों को जिंदा रहने के लिए गहरी नींद की जरूरत होती है। इचिरो वार्न करता है कि अगर दोबारा उसकी आंख बंद हुई तो वो अगली चौक सीधे उसके सिर पर मारेगा, पर मिसुमी बीच में कूदती है और अपने भाई को डांटती है कि वो ताई को टॉर्चर करना बंद करे। इचिरो खुश हो जाता है कि उसकी बहन उससे बात कर रही है और मिसुमी कहती है कि वो ताई की लाइफ को नर्क बनाना बंद करे, पर ताई मुस्कुराकर प्रॉमिस करता है कि वो इचिरो के इस टेस्ट को पास करके रहेगा। पर तभी इचिरो एक जादुई कैप्सूल निकालता है और उसे अपनी मुट्ठी में पीस देता है, जिससे पूरे क्लासरूम में एक भयानक स्लीपिंग गैस फैल जाती है। मिसुमी तुरंत अपना गैस मास्क पहन लेती है और चिढ़ जाती है कि क्लास के सारे बच्चे बेहोश हो चुके थे। इचिरो ताई को सोता देख एक साथ कई चॉक्स उसकी तरफ दागता है, पर रोकुरो सोते सोते ही अपनी तलवार से उन सारे वार को हवा में ही ब्लॉक कर देता है और मिसुमी ये अमेजिंग नजारा देखकर सन्न रह जाती है कि यह लड़का नींद में भी मूव कर रहा था। इचिरो समझ जाता है कि वो हाफ अवेकन आधा जागा हुआ स्टेट में है और वो पूरी स्पीड से चॉक्स की बौछार कर देता है, पर ताई सोते सोते ही हवा में उछलकर हर वार से बच जाता है। इचिरो इम्प्रेस हो जाता है और क्लास खत्म होने तक ये खेल जारी रखता है, पर शाम को हमें पता चलता है कि ताई दोबारा उस हाफ अवेकन स्टेट में वापस नहीं जा पा रहा था और हॉस्टल के सारे बच्चे उसे भूत की तरह स्लीप वॉक करते देख बुरी तरह डर रहे थे। अगली सुबह ताई अपनी डायरी में स्पाई डेटिंग के सीक्रेट तरीके पढ़ रहा था। उसे डर था कि वो मिसुमी को पूरा टाइम नहीं दे पा रहा है, इसलिए कहीं उनका डिवोर्स ना हो जाए। वो उसे बाहर चलने के लिए प्रपोज करने ही वाला था कि तभी सुई का फोन आता है कि शहर में एक बड़ी इमरजेंसी है और नया मिशन आ चुका है। ताई तुरंत अम्यूजमेंट पार्क पहुंचता है जहां सुई बताता है कि यहाँ एक बहुत ही डेंजरस म्यूटेंट कपल घूम रहा है जो अपनी गन्स से तबाही मचा रहा है, पर सुई नहीं जानता था कि वे कैसे दिखते हैं, इसलिए उसने ताई को संदिग्ध लोगों पर नजर रखने को कहा। पर ताई देखता है कि पार्क प्रेमियों से भरा पड़ा था और अकेला होने की वजह से वो खुद लोगों की नजरों में आ रहा था। तभी अचानक मिसुमी उसके पास आती है और मुस्कुराकर कहती है कि वो इस मिशन के बारे में जानती है और वो एक कपल बनकर दुश्मनों को चकमा देने में उसकी हेल्प करेगी। वो मेंशन करती है कि संदिग्ध लोग आसपास ही हैं और बोलती है कि वो खुद अपनी हिफाजत करना अच्छे से जानती है, इसलिए ताई उसकी फिक्र न करे। ताई की नजर एक प्यारे से कपल पर पड़ती है जहां लड़का बड़े रोमांटिक अंदाज में लड़की के कपड़ों की तारीफ कर रहा था, तो ताई भी उसकी कॉपी करने का डिसीजन लेता है और मिसुमी से बोलता है कि तुम्हारी ये ड्रेस हवा में हाई किक्स मारने के लिए सबसे बेस्ट है, पर मिसुमी हंसकर कहती है कि ये बस कंफर्टेबल कपड़े हैं और रोकुरो समझ जाता है कि लड़की को इम्प्रेस करना कितना मुश्किल काम है। वे देखते हैं कि वो संदिग्ध कपल मजे से रोलर कोस्टर की राइड में जा रहा था। वे भी उनके पीछे बग्घी में बैठ जाते हैं और राइड शुरू हो जाती है, पर अपनी कड़क ट्रेनिंग के सामने रोकुरो को ये राइड इतनी मामूली लगती है कि वो मजे से वहीं सो जाता है। राइड खत्म होने के बाद वे दोबारा उस कपल का पीछा करते हैं, पर उनके तेज सेंस से साफ था कि वे सिर्फ नॉर्मल लोग थे और कोई विलेंस नहीं थे। तभी उन्हें एक दूसरा कपल दिखता है जो बहुत ही गुंडे टाइप लग रहा था। ताई उनके पीछे एक दूसरी राइड में जाता है, पर वे दोनों अचानक आपस में रोमांस करने लगते हैं और रोकुरो का फिर से पोपट हो जाता है कि वे सिर्फ आम लोग थे। मिसुमी को एक और संदिग्ध कपल दिखता है और ताई एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हुए उन पर नजर रखता है। वो सुनता है कि वो आदमी किसी स्पेशल आइटम की बात कर रहा था और अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है। ताई को लगता है कि उसके पास गन है, पर वो विलेन जेब से सीधे एक खूबसूरत रिंग निकालता है और उस लड़की को प्रपोज कर देता है। ताई चिढ़ जाता है कि उसे एक भी सुराग नहीं मिल रहा था और हाथ में एक गुलाब का फूल थामे मिसुमी को खुश करने के सपने देख रहा था, पर तभी अचानक वही पुराना स्वीट कपल आपस में खूनी लड़ाई लड़ने लगता है और रोकुरो को यकीन नहीं होता कि जो कपल कुछ देर पहले इतना क्लोज था वो अचानक जेब से गन्स निकालकर एक दूसरे पर फायर करने लगा। वो समझ जाता है कि यही वे असली विलेंस थे और पूरे पार्क में भगदड़ मच जाती है। ताई एक कोने में छिपकर पोजीशन लेता है। वो देखता है कि विलेंस की एक गोली सीधे उसके गुलाब के फूल पर लगी और वो टूट गया। रोकुरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी गन निकालता है और अपनी जादुई इलेक्ट्रिक बुलेट से सिर्फ एक ही शॉट में दोनों विलेंस का काम तमाम कर देता है। पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आती है और सुई ताई को इस अमेजिंग जीत के लिए थैंक यू कहता है और इचिरो को जब पता चलता है कि ताई मिसुमी के साथ डेट पर गया था तो गुस्से में उसका मुंह पूरी तरह सूज जाता है। वे दोनों मजे से जायंट व्हील की राइड में बैठे थे और मिसुमी मुस्कुराकर कहती है कि आज उन्होंने सारी राइड्स का पूरा मजा लिया। ताई पूछता है कि उसने इस झूले पर बैठने के लिए शाम का इंतजार क्यों किया, तो वो सस्पेंस खोलती है कि वो रोड यानी ताई के साथ इस खूबसूरत ढलते सूरज का नजारा देखना चाहती थी। ताई वो टूटा हुआ गुलाब उसे गिफ्ट करता है और अपनी लाइफ में हमेशा उसका साथ देने के लिए दिल से थैंक यू कहता है। मिसुमी मुस्कुराकर उसे एक्सेप्ट करती है और वे दोनों
उस हसीन शाम का लुत्फ उठाते हैं। घर लौटने पर शियोन कंप्यूटर के सामने बुरी तरह थककर चूर बैठी थी, क्योंकि उसने अपना मिशन अभी अभी पूरा किया था। वो सोने ही वाली थी कि तभी अचानक एक रहस्यमयी लड़की ने उसके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया। शियोन ने अपनी जादुई कोडिंग से उसका पीछा करना शुरू किया और उसकी जादुई स्प्रिट एक हेजहॉग कटीले चूहे के पीछे भागने लगी। पर उस हैकर लड़की ने चालाकी से मेन केबल डिस्कनेक्ट कर दिया और गायब हो गई। और जब शियोन ने कंप्यूटर दोबारा ऑन किया तो सस्पेंस खुला कि वो हैकर लड़की ताई की सारी सीक्रेट तस्वीरें चुरा कर ले गई थी। अगली सुबह ताई और मिसुमी को रास्ते में शियोन मिलती है। वे पूछते हैं कि वो इतनी थकी हुई क्यों लग रही है, तो वो उस हैकर लड़की के बारे में बताती है, ये जोड़ते हुए कि वो चोर सिर्फ ताई की तस्वीरें लेकर भागी है, जिससे रोकरो को कुछ बुरा होने का एहसास होता है। वे दोनों स्कूल जा रहे थे और सोच रहे थे कि उस हैकर का क्या मकसद हो सकता है कि तभी अचानक हवा से उड़ती हुई कुछ जहरीली सुइयां सीधे उनके कदमों के पास आ गिरी। सामने वही रहस्यमयी हैकर लड़की खड़ी थी। ताई ने भागने का ट्राई किया पर वे चारों तरफ से घिर चुके थे। रोकुरो अपनी तलवार निकालकर स्टांस में आ गया। वो लड़की पूरी स्पीड से ताई पर झपटी है, पर रोकुरो ने अपनी फुर्ती से उसे पीछे धकेल दिया। वो लड़की सरेआम चिल्लाती है कि वो ताई से बहुत प्यार करती है, पर साथ ही उसे जान से मारना भी चाहती है। मिसुमी उसे पहचान जाती है और चिल्लाती है कि यह तो अंडरवर्ल्ड की सबसे लेजेंडरी विलेन अयाका मैनहंटर स्पाई है। अयाका को अपना यह नाम पसंद नहीं था, पर मिसुमी सीक्रेट खोलती है कि ये लड़की जिस भी मर्द के प्यार में पड़ती है अपनी स्पाई टेक्निक से साए की तरह उसका पीछा करती है और अपनी जहरीली सुइयों से उसे हमेशा के लिए सुला देती है। अयाका रिवील करती है कि उसने डार्क वेब पर ताई का वो फाइटिंग वीडियो देखा था और देखते ही दिल हार बैठी। पर उस वीडियो की वजह से अंडरवर्ल्ड की एक बड़ी कंपनी ने ताई के सिर पर करोड़ों का इनाम भी रख दिया है। अयाका पागलों की तरह अपनी सुइयां हवा में लहराने लगती है, चिल्लाते हुए कि वो ताई को किसी और के हाथ नहीं लगने देगी, वो उसे अकेले ही हजम करना चाहती है। ताई साफ कर देता है कि उसकी मिसुमी से शादी हो चुकी है, इसलिए वो इतनी आसानी से अपनी जान नहीं देगा। अयाका रोने लगती है और कसम खाती है कि वो मिसुमी को जिंदा चबा जाएगी, पर सस्पेंस खोलती है कि उसे खुद इचिरो से ताई का शिकार करने का ऑफिशियल परमिशन मिल चुका है, इस शर्त पर कि वो मिसुमी को हाथ भी नहीं लगाएगी। ताई और मिसुमी को यकीन नहीं होता कि इचिरो ने पैसों के लिए ऐसा घटिया स्कैम रचा है। अयाका अपनी जादुई सुइयों की बौछार उन पर करती है और मुस्कुराकर कहती है कि वे बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। स्कूल पहुंचते ही क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट की एंट्री होती है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद अयाका थी। उसे सीधे ताई के बगल वाली सीट मिलती है और सीट की तरफ बढ़ते वक्त वो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और एक जहरीली सुई रोकुरो की तरफ दागती है, पर ताई हवा में ही उसे दबोच लेता है। पूरा दिन रोकुरो के लिए किसी नर्क जैसा गुजर रहा था। वो क्लास में लेक्चर सुनते सुनते मजे से अयाका के सीक्रेट कातिलाना हमलों से खुद को बचा रहा था। इंटरवल में भी मिसुमी के साथ लंच करते वक्त वो हवा में उड़ते चाकुओं और सुइयों को मजे से चकमा दे रहा था। अयाका पूरी तरह डेस्परेट हो चुकी थी। उसने अपनी जहरीली सुइयों से पूरी क्लास के बच्चों को सम्मोहित कर लिया था। उसने ऑर्डर दिया और क्लास के सारे बच्चे रोकरो पर झपट पड़े और उसे जमीन पर दबोच लिया। वो अपनी आखिरी सुई से उसका काम तमाम करने ही वाली थी कि तभी मिसुमी बीच में कूदती है और चिल्लाती है कि उसने अपनी लिमिट्स पार कर दी है। पर ठीक उसी पल वही पुरानी कंपनी का असली कातिल बाउंटी हंटर बदला लेने के लिए वहां आ धमकता है और सीधे अयाका पर फायर कर देता है। मिसुमी अपनी फुर्ती से अयाका को धक्का देकर बचाती है और इधर रोकुरो अपनी गन से सिर्फ एक ही शॉट में उस कातिल का काम तमाम कर देता है। वो मिसुमी को चेक करता है और अयाका हैरान होकर पूछती है कि मिसुमी ने उसकी जान क्यों बचाई, तो वो मुस्कुराकर कहती है कि वो खुश है कि इस दुनिया में कोई और भी है जो देख सकता है कि ताई कितना अमेजिंग लड़का है। अयाका को मिसुमी किसी परी जैसी लगती है और वो अब ताई को छोड़कर सीधे मिसुमी के प्यार में पागल हो जाती है। घर लौटते वक्त अयाका साए की तरह मिसुमी से चिपकी थी और कसम खा रही थी कि वो ताई को जरूर मारेगी ताकि मिसुमी को अकेले हासिल कर सके। रोकुरो चिढ़ जाता है कि तभी शियोन का फोन आता है। ट्रेन मॉन्स्टर का गेम ओवर। वे सीधे शियोन के कमरे में पहुंचते हैं, जहां मिसुमी बताती है कि शियोन हमेशा अपने साथ गेम्स खेलने के लिए पार्टनर्स ढूंढती रहती है। रोकुरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी शियोन गेम स्टार्ट कर देती है और कहती है कि उनके सामने जो भी विलेंस आए उन्हें बटन दबाकर ढेर करना है। वे गेम खेलने लगते हैं और शियोन अनाउंस करती है कि बॉस का वक्त हो चुका है। ताई हैरान था कि इतनी जल्दी बॉस कैसे आ गया और उनके सामने ट्रेन मॉन्स्टर आ खड़ा हुआ। ताई पागलों की तरह कंट्रोलर के बटन्स दबाने लगता है और वे उस बॉस का गेम ओवर कर देते हैं। ठीक उसी पल टीवी न्यूज पर फ्लैश चमका कि शहर की एक बेकाबू ट्रेन अचानक पटरी पर रुक गई है और शियोन असली सीक्रेट रिवील करती है कि वो अपने दुश्मनों के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके उसे एक वीडियो गेम में बदल देती है और मिशन पूरा करने के लिए उसे सिर्फ उस गेम को क्लियर करना होता है। वो मेंशन करती है कि वो अकेले हर बार ऐसा नहीं कर सकती और स्क्रीन पर एक हेलीकॉप्टर दिखा जो सीधे एक पावर प्लांट से टकराने वाला था। वे अगला गेम स्टार्ट करते हैं जहां उनके सामने एक खूंखार ड्रैगन खड़ा था। शियोन उसे सेफ्टी के लिए एक रिवाइवल आइटम थमाती है और तभी स्क्रीन पर
इचिरो मॉन्स्टर्स का हमला होने लगता है। ताई उनके सामने बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था, पर अचानक उसके कंट्रोलर में गॉड मोड एक्टिव हो जाता है और शियोन चिल्लाती है कि उसने चीट्स यूज किए हैं, ड्रैगन पावर प्लांट के बहुत करीब पहुंच चुका था। तभी शियोन एक जबरदस्त कॉम्बो अटैक यूज करती है, ड्रैगन के जादुई वॉर से बचती है और उसका काम तमाम कर देती है। रोकुरो इंप्रेस हो जाता है, पर गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। आसमान से अनगिनत ड्रैगन मॉन्स्टर्स का झुंड उन पर टूट पड़ता है, जो असल में रियल वर्ल्ड में उड़ रहे ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा सैलाब था। शियोन को लगता है कि अब वे नहीं बचेंगे, पर तभी ताई के दिमाग में एक अमेजिंग आइडिया आता है। वो उस रिवाइवल आइटम को यूज करके मरे हुए ड्रैगन को दोबारा जिंदा कर देता है और वो ड्रैगन अपने जादुई वॉर से उन सारे ड्रोन्स को हवा में ही भस्म करने लगता है। रियल वर्ल्ड में वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बच जाता है और शियोन खुश होती है कि ट्रिक काम कर गई। पर तभी कुछ ड्रोन सीरियसली बच निकलते हैं, पर सही समय पर अयाका खिड़की तोड़कर बीच में कूदती है और अपनी जहरीली सुइयों से उन बचे हुए ड्रोन्स को हवा में ही उड़ा देती है, ये कहते हुए कि उसे मिसुमी की कुछ और अमेजिंग तस्वीरें चाहिए। ताई और शियोन मिलकर आखिरी ड्रैगन को ढेर करते हैं और मिशन पूरी तरह क्लियर हो जाता है। शियोन ताई की इस प्लानिंग की तारीफ करती है, पर खड़ूस की तरह उसे कमरे से बाहर जाने से साफ मना कर देती है कि अभी उन्हें और गेम्स खेलने हैं। जैविक हथियार, सोडोम और ओगा की एंट्री। हमारी मुलाकात ओगा नाम के एक लेजेंडरी स्पाई से होती है, जो एक मैगजीन में रोकरो की तस्वीर देखकर मेंशन करता है कि यह लड़का काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर उसका साथी सुई साफ इनकार कर देता है कि उसे कचरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन्हें सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। सीन बदलता है रोकुरो पर, जो विला में अपनी कड़क ट्रेनिंग कर रहा था कि तभी नैनो का फोन आता है कि वो तुरंत उसे लेने पहुंचे। वो सीक्रेट खोलता है कि वो एक सीक्रेट लैब के अंदर घुस चुका है, जहां सोडोम नाम का एक भयानक जैविक हथियार तैयार किया जा रहा था और उसका मिशन उसे न्यूट्रलाइज करना था। वो समझाता है कि वो जहर एक कैप्सूल के अंदर बंद था और अगर वो ब्लास्ट हुआ तो 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाला हर एक इंसान पल भर में मारा जाएगा। पर नैनो ने चालाकी से उस पूरे कैप्सूल को खुद ही निगल लिया था। रोकुरो के होश उड़ गए। वो पूछने लगा कि क्या वो पागल हो चुका है, पर नैनो मुस्कुराकर कहता है कि उसकी बॉडी स्पेशल है और उसके ऑर्गन सिर्फ 3 घंटे में उस जहर को पूरी तरह डिटॉक्सिफाई साफ कर देंगे। पर तभी उसे जोरों की नींद आने लगती है। ताई याद दिलाता है कि वो मिशन के बीच में है, पर नैनो बताता है कि उसने लैब के सारे गार्ड्स को पहले ही बेहोश कर दिया है और रोकुरो से गार्ड्स के जागने से पहले उसे वहां से निकालने की भीख मांगते हुए सीधे वहीं सो ताई पूरी स्पीड से उस लैब की तरफ भागता है और देखता है कि सारे गार्ड्स जमीन पर बेबस पड़े थे, पर उसे फील होता है कि ये काम नैनो का नहीं है। तभी एक बचे हुए गार्ड ने रोकुरो को देख लिया, पर इससे पहले कि वो चिल्ला पाता, अंधेरे से एक साया आया और उसने उस गार्ड को हमेशा के लिए सुला दिया। सामने ओगा और सुई खड़े थे, जो रूड यानी ताई को देखकर जान जाते हैं कि वो भी इसी मिशन का हिस्सा है। सुई रिवील करता है कि वे दोनों हानागिकु स्क्वाड से हैं, जो सरकार की एक बहुत ही वीआईपी इंटेलिजेंस यूनिट है। वो समझाता है कि उनका मिशन इस अवैध लैब को तबाह करना है और ओगा अपने तेज सेंस से जान जाता है कि इस बिल्डिंग के नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस तहखाना छिपा हुआ है। वे आगे बढ़ने ही वाले थे, पर ओगा ताई की पावर का टेस्ट लेना चाहता था, इसलिए उसने रोकुरो को अपने साथ आने का ऑफर दिया और ताई को लगा कि इन लोगों ने अभी उसकी हेल्प की है तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। वे सब मिलकर गार्ड्स की धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और ताई को कोने में सोया हुआ नैनो मिल जाता है। पर तभी अचानक ओगा रोकुरो पर अपनी तलवार से जानलेवा हमला कर देता है और सस्पेंस खोलता है कि उनका असली मिशन खुद नैनो का काम तमाम करना है। सुई रिवील करता है कि उन्होंने सिर्फ नैनो तक पहुंचने के लिए ताई को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया था। वो समझाता है कि नैनो ने उस जैविक हथियार को निगला है, इसलिए देश की सिक्योरिटी के लिए उसका मरना जरूरी है। पर ताई ढाल बनकर नैनो के सामने खड़ा हो जाता है और गन तानकर उन्हें पीछे हटने की वार्निंग देता है। पर सुई की स्पीड इतनी गॉड लेवल थी कि वो पलक झपकते ही रोकुरो को चीरते हुए आगे निकल जाता है और ताई जख्मी होकर फर्श पर गिर पड़ता है। सुई मजाक उड़ाता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है जिसने इतनी आसानी से अपनी डील दे दी और सोचता है कि मिसुमी की फैमिली ने इस भीगे चूहे को अपना मेंबर कैसे चुन लिया। वो जैसे ही नैनो को मारने आगे बढ़ता है, नैनो अचानक आंखें खोलता है और मुस्कुराकर कहता है कि सोडोम का जहर पूरी तरह साफ हो चुका है। वो उन्हें अपना पैच टेस्ट दिखाता है, जिससे साफ था कि उसके पसीने में जहर का एक भी कतरा नहीं बचा था। सुई को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो रिपोर्ट के लिए वो पैच टेस्ट अपने पास रख लेता है। वो नैनो को एक जादुई मरहम थमाता है, जिससे रोकुरो के जख्म पल भर में ठीक हो सकते थे, पर जाते जाते ताना मारता है कि ताई बहुत कमजोर है और स्पाई बनने के लायक नहीं है। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि इचिरो ने ताई को जादुई रस्सियों से बांध रखा था और उसके सामने वो मैगजीन फेंक कर चिल्ला रहा था, जिसमें लिखा था कि हानागिकु स्क्वाड ने रोकुरो को धूल चटा दी है। इचिरो का पारा चढ़ा हुआ था, क्योंकि इस खबर की वजह से इंटरनेट पर उनकी फैमिली की रेटिंग्स बुरी तरह गिर चुकी थी और वो चिल्लाया कि रोकुरो
इचिरो उनके खानदान के नाम पर एक कलंक है। वो उसे कमजोर कहता है कि वो नैनो तक को नहीं बचा पाया। तभी नैनो और मिसुमी कमरे में आते हैं और इचिरो को डांटते हुए रोकुरो को आजाद कराते हैं। पर रोकुरो खुद को कसूरवार मानकर रो रहा था कि वो बहुत कमजोर है। पर इचिरो खूनी नजरों से देखता है और बोलता है कि उसके पास अपनी साख वापस पाने का एक आखिरी मौका है, कि जाओ और उस हानागिको स्क्वाड को धूल चटा कर आओ। सीन बदलता है एक ट्रेन के अंदर, जहां सुई एक मोटे आदमी से बहस कर रहा था जो सीट पर बहुत ज्यादा स्पेस घेर कर बैठा था। उस आदमी ने सुई को जान से मारने की धमकी दी, पर सुई ने पलक झपकते ही अपनी तलवार से उसके सारे कपड़े काटकर उसे हवा में उड़ा दिया। तभी सुई नोटिस करता है कि रोकुरो चुपके से खिड़की के पार से उस पर नजर रख रहा था। उसने पूछा कि क्या वो अपना बदला लेना चाहता है, पर असल में इचिरो ने ताई को सीक्रेट मिशन दिया था कि वो हानागिको स्क्वाड की सारी इंफॉर्मेशन चुरा कर लाए, क्योंकि जासूसों को हराने का सबसे बेस्ट तरीका उनकी कमजोरियों का पता लगाना था। ताई जानता था कि उसके पास हुनर की कमी है, इसलिए वो साये की तरह सुई का पीछा करके स्पाई बनने के सीक्रेट्स सीखना चाहता था। पर जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, सुई हवा की स्पीड से कॉरिडोर को पार करते हुए बाहर निकल जाता है। ताई भीड़ को धक्का देते हुए उसके पीछे लपकता है और जैसे तैसे उसके पास पहुंचता है, पर सुई अचानक पलटकर उस पर हमला करता है और रोकुरो के सारे कपड़े काटकर गायब हो जाता है। गार्ड्स रोकुरो को बिना कपड़ों के देखकर चिल्लाने लगते हैं कि यह लड़का पूरा पागल है, पर रोकुरो हार नहीं मानता। वो कई दिनों तक साये की तरह सुई का पीछा करता रहता है, पर सुई हर बार उसके हमलों को हवा में ब्लॉक करता और रोकुरो को बिना कपड़ों के बीच सड़क पर छोड़ देता। एक दिन सुई और ओगा कुछ गुंडों से लोहा ले रहे थे कि तभी ताई भी तलवार लेकर बीच में कूद पड़ता है। सुई उस पर वार करता है, पर रोकुरो अपनी फुर्ती से बच जाता है। ओगा हैरान होकर नोटिस करता है कि इस बार रोकुरो की पैंट बिल्कुल सेफ थी और उस पर कोई कट नहीं लगा था। पर सुई दोबारा अपनी स्पीड बढ़ाता है और रोकुरो का फिर से पोपट हो जाता है। विला के अंदर नैनो ताई को ढूंढ रहा था, तो इचिरो मुस्कुराकर बताता है कि वो रुड यानी ताई को कद्दूकस की तरह इस्तेमाल करके उसकी कड़क ट्रेनिंग करा रहा है। नैनो रोकुरो से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और रोकुरो रोते हुए कहता है कि हानागिको स्क्वाड के सामने उसकी औकात कुछ भी नहीं है, वो बहुत दयनीय है, इसलिए वो इस फैमिली के लिए 100 गुना ज्यादा कड़ी मेहनत करेगा। नैनो मुस्कुराकर कहता है कि वो सच में अमेजिंग है, क्योंकि वो अपने अजीब कारनामों से हमेशा सबको सरप्राइज देता है। इचिरो मजाक उड़ाता है कि रोकुरो को सरेआम बिना कपड़ों के घूमने की गंदी आदत पड़ चुकी है, पर नैनो सीधे उसके मुंह पर एक पंच जड़ देता है और रोकुरो समझ जाता है कि हर स्पाई की अपनी एक अजीब आदत होती है। अगली शाम ताई चुपके से सुई के पीछे जाता है जब वो एक कब्र की सफाई कर रहा था। सुई चिढ़ जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। वो अपनी गॉड लेवल स्पीड से हमला करता है, पर रोकुरो हवा में ही उसकी तलवार को दबोच लेता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की स्टडी से वो जान चुका था कि सुई हमेशा अपने हमले की शुरुआत सीधे सेंटर पर निशाना साधकर करता है। ताई उसे धक्का देकर पीछे धकेलता है और सुई बुत बनकर वहीं जम जाता है, ये मानने से इनकार करते हुए कि इस लड़के ने उसके सीक्रेट वॉर को ब्लॉक कर दिया था। वो समझ जाता है कि मिसुमी की फैमिली ने इस लड़के को अपना मेंबर क्यों चुना था। वो ओगा को ऑर्डर देता है कि वो रोकुरो को संभाल ले और ओगा अपनी जादुई पट्टियों से ताई को जकड़ लेता है, ये मानते हुए कि रोकुरो ने सुई के वार को चकमा देकर सच में कमाल कर दिया था। सुई मानता है कि ताई ने उसकी आदत को डिकोड कर लिया था और उसके अंदर एक असली स्पाई बनने का पोटेंशियल है, इसलिए वो उसकी जान बख्शकर वहां से चला जाता है। अगले दिन ताई देखता है कि इंटरनेट मैगजीन पर उसकी तस्वीर दोबारा छपी थी, पर इस बार लोग उसे सरेआम बिना कपड़ों के घूमने वाला थर्की कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। नैनो हंसता है कि रोकुरो की आदत सच में बहुत घिनौनी है, पर मिसुमी उसका हाथ पकड़ती है और मुस्कुराकर कहती है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करती है। वे दोनों एक पार्क में घूम रहे थे कि तभी सामने से सुई आता है और रोकुरो सन्न रह जाता है कि मिसुमी ने खुद हानागिको स्क्वाड के साथ एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। वो सीक्रेट खोलती है कि वो सुई को पहले से जानती है, पर उसे डांटती है कि उसने नैनो को जान से मारने की कोशिश क्यों की। सुई मासूम बनकर माफी मांगता है कि वो सिर्फ अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। सुई उन्हें एक आलीशान कैफे के अंदर ले जाता है, जहां वो एक बहुत ही अजीब नाम वाली ड्रिंक ऑर्डर करता है। तभी काउंटर का मर्चेंट एक सीक्रेट बटन दबाता है, जिससे फर्श का दरवाजा खुल जाता है और वे सीधे नीचे एक गहरे तहखाने में जा गिरते हैं। सुई मुस्कुराकर हानागिको स्क्वाड के बेस में उनका स्वागत करता है और मिसुमी को ड्रिंक ऑफर करता है, पर ताई को आगे देखने का इशारा करता है। रोकुरो देखता है कि पूरा रास्ता खतरनाक ट्रैप्स से भरा पड़ा था और सुई समझाता है कि ये बेस दुश्मनों को मिटाने के लिए डिजाइन किया गया है। ताई अपनी फुर्ती से मजे से सारे ट्रैप्स को पार करते हुए नीचे पहुंच जाता है, पर तभी सुई चिल्लाकर उसे हटने को कहता है, क्योंकि ऊपर से एक बहुत बड़ा लोहे का गोला उसे कुचलने के लिए आ रहा था। पर तभी अंधेरे से हानागिको की सुप्रीम लीडर रेन आती है और अपनी सिर्फ एक ही मुट्ठी के जोरदार पंच से उस लोहे के गोले के परखच्चे उड़ा देती है। वो खूनी नजरों से ताई को देखती है और पूछती है कि क्या ये भीगा चूहा सच में मिसुमी को प्रोटेक्ट कर सकता है। वे सब साथ बैठकर चाय पार्टी करते हैं, जहां मिसुमी सस्पेंस खोलती है कि रेन पास्ट में इचिरो की क्लासमेट रह चुकी है, पर वो उससे सख्त नफरत करती है और हमें पता चलता है कि रेन भी मिसुमी को बहुत पसंद करती थी, इसलिए
वो चाहती थी कि ताई उसे प्रोटेक्ट करे क्योंकि इचिरो खुद मिसुमी की लाइफ के लिए एक बड़ा खतरा था। पर सुई मजाक उड़ाता है कि ताई दुनिया का सबसे कमजोर स्पाई है, पर मिसुमी उसका हाथ थामती है और गरज कर कहती है कि रोकुरो की आत्मा दुनिया में सबसे कड़क और स्ट्रांग है। तभी अचानक एक भयानक धमाका होता है और इचिरो दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है और रेन को वार्न करता है कि अगर उसने मिसुमी को हाथ भी लगाया तो वो उसे जान से मार देगा। रेन उसे बाहर निकल जाने को चिल्लाती है पर इचिरो मना कर देता है कि वो उसकी बहन का दिमाग खराब कर रही है। दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हो जाता है। उनके पंचों के क्लैश से ऐसी भयानक शॉक वेव्स निकलती है जिससे पूरा बेस कांपने लगता है। मिसुमी उन्हें रोकने के लिए बीच में कूदती है पर दोनों के फाइनल वॉर सीधे मिसुमी की तरफ बढ़ रहे थे। रोकुरो बिना एक सेकंड गंवाए ढाल बनकर मिसुमी के सामने खड़ा हो जाता है और वो दोनों जादुई वार सीधे ताई की बॉडी पर आकर लगते हैं और वो लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ता है। मिसुमी गुस्से से रोने लगती है और साफ कह देती है कि अगर इन्होंने दोबारा ऐसी नौटंकी की तो वो अपनी पूरी लाइफ उनसे कभी बात नहीं करेगी। दोनों विलेंस की तरह सिर झुकाकर शांत हो जाते हैं और रेन मानती है कि ये लड़का दिखने में जितना सीधा है अंदर से उतना ही कड़क और स्ट्रांग है। इसके बाद रेन ताई को एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिशन सौंपती है और बताती है कि हनागिकु स्क्वाड काफी समय से यूरी नाम के एक बड़े नेता को ट्रैक कर रही है। पूरे शहर के लोग उसकी नेकदिली के मुरीद थे, पर असली सच ये था कि वो 3 खूंखार स्पाई गैंग्स के साथ मिलकर साजिश रच रहा था जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए न जाने कितने मर्डर्स किए थे। रेन समझाती है कि बहुत जल्द शहर में इलेक्शंस होने वाले हैं और उन्हें पक्का शक है कि वो कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाला है क्योंकि उनके पिछले मिशन में उन्हें एक सीक्रेट टाइम बॉम्ब मिला था। वो जोड़ती है कि उन्होंने एक तस्कर को अरेस्ट किया है जिसने उगल दिया है कि वो यूरी को ही बॉम्ब्स बेच रहा था, पर कोर्ट में उसे अरेस्ट करने के लिए ये सबूत काफी नहीं था, इसलिए उन्हें बॉम्ब्स फटने से पहले उसकी इस साजिश का पर्दाफाश करना था। ताई पूछता है कि मास्टर उसे यह काम क्यों सौंप रहा है, तो रेन सस्पेंस खोलती है कि वो हानागिकु स्क्वाड का मेंबर नहीं है, इसलिए विलेंस उस पर शक नहीं करेंगे। वे चालाकी से रोकुरो को एक लड़की का भेष पहना देते हैं क्योंकि यूरी को अपने ऑफिस के लिए एक फीमेल असिस्टेंट की जरूरत थी और उसका मिशन था उन बॉम्ब्स के सीक्रेट फॉर्मूले ढूंढना। सीन बदलता है एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट पर जहां नेता यूरी मजे से जनता के सामने अपनी न्यू फीमेल असिस्टेंट को इंट्रोड्यूस करा रहा था। तभी अचानक कुछ लोग बीच में कूदते हैं और उसे एक नंबर का तानाशाह कहकर गालियां देने लगते हैं। यूरी के सपोर्टर्स उनसे भिड़ जाते हैं और पूरे मैदान में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी स्टेज का एक बहुत बड़ा लाउड स्पीकर सीधे उस विरोध करने वाले लड़के के सिर पर गिरने वाला होता है, पर यूरी मसीहा बनकर बीच में कूदता है और उसे बचा लेता है, ये ड्रामा करते हुए कि इस देश में हर नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा हक है। जनता उसकी इस महानता को देखकर तालियां बजाने लगती है और डॉक्टर्स यूरी को एम्बुलेंस में ले जाते हैं, पर जैसे ही एम्बुलेंस रवाना होती है असली सच रिवील होता है कि ये पूरा ड्रामा पहले से ही सेट किया गया था। यूरी और उसके साथी अपना भेष हटाते हैं और एक स्पाई उसे ग्राफ दिखाकर गुड न्यूज देता है कि पूरे शहर में उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। यूरी अपने चमचों को ऑर्डर देता है कि इस वीडियो को इंटरनेट पर आग की तरह फैला दो ताकि सारे लोग उसे ही वोट दे। खिड़की के पीछे छिपा ताई ये सब देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये नेता कितना बड़ा कमीना है और वो उसका पर्दाफाश करके रहेगा। वे वापस ऑफिस आते हैं जहां ताई रात के अंधेरे में यूरी के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स खंगाल मारता है, पर उसे कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। यूरी के इलेक्शन की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं और रोकुरो समझ गया था कि यह विलेनबाजी मारने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और वो उन बॉम्ब्स को लेकर काफी फिक्र में था। यूरी और उसका ग्रुप जब वापस ऑफिस आते हैं तो ताई कोने में छिपा चिढ़ रहा था कि ये लोग कोई काम करने के बजाय मजे से सिर्फ डांस कर रहे थे, पर तभी उसके तेज दिमाग ने नोटिस किया कि उनके डांस स्टेप्स में कोई सीक्रेट कोड छिपा था। वो समझ जाता है कि वे इन इशारों से आपस में बातें कर रहे थे। वो सुनता है कि यूरी किसी बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग कर रहा था। वो समझ जाता है कि वे अब उन बॉम्ब्स को एक्टिव करने वाले थे। यूरी देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, पर असली सच ये था कि वो उन्हें अपने रास्ते का सबसे बड़ा कातिल समझता था, इसलिए वो रिमोट का बटन दबाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। पर सस्पेंस देखिए, धमाका पीएम के महल में नहीं बल्कि बाहर एक फाउंटेन फव्वारे के अंदर होता है क्योंकि ताई ने समय रहते उस बॉम्ब को वहां से हटा दिया था। यूरी खूनी नजरों से देखता है और ताई की गर्दन पर गन तान देता है। वो चिल्लाता है कि वो ताई का असली सच जान चुका है और उसके पास एक दूसरा बैकअप बॉम्ब भी है। यूरी सीधे रोकुरो पर फायर कर देता है और रिमोट का बटन दबा देता है, पर ट्विस्ट देखिए, सारे नागरिकों ने पहले से ही शॉक रेसिस्टेंट जैकेट्स पहन रखी थी और रुड मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसने यूरी की गन में पहले से ही नकली गोलियां लोड कर दी थी। यूरी हंसता है कि ताई अकेला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वे गिनती में बहुत ज्यादा हैं, पर तभी पीछे से सुई हवा की स्पीड से एंट्री करता है और पल भर में यूरी और उसके सारे स्पाई साथियों को निहत्था कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। वे चोर मर्केंटाइल्स उसे धोखा देकर भागने लगते हैं और सुई यूटी को एक जोरदार पंच जड़ते हुए कहता है कि स्पाई की दुनिया में वफादारी की उम्मीद रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ताई को ऑर्डर मिलता है कि वो अकेले यूरी को हेडक्वार्टर लेकर जाए। वे दोनों एक बस के अंदर बैठे थे जहाँ यूरी ताई की तरफ देखता है और एक बहुत बड़ा सस्पेंस खोलता है कि क्या तुम जानते हो, तुम्हारे पुराने
पुराने परिवार का वो एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनका मर्डर किया गया था। ये सुनते ही रोकुरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ता है और सच उगलने को चिल्लाता है, पर यूरी मजे से हंसता है कि इस दुनिया के पीछे कई गहरे राज छिपे हैं। तभी सुई का फोन आता है कि शहर में प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया गया है, और उसी पल यूरी चालाकी से अपने कान की बाली निकालता है, जो असल में एक सीक्रेट बॉम्ब था, और एक धमाके के साथ वो बस की खिड़की तोड़कर वहां से फरार हो जाता है। जैविक वायरस, सोडोम का सच और कुरुगावा का बदला विला के अंदर नैनो अपनी लैब में बैठकर एक कड़क जादुई मरहम तैयार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस फाइनल जंग में ताई को बहुत चोटें आने वाली हैं। मिसुमी भी किचन में बैठी रोकुरो के लिए एक बहुत बड़ा दावत का खाना बना रही थी, ये सोचकर कि जंग से लौटने के बाद वो इसे खाकर ठीक हो जाएगा। बाकी भाई बहन भी ताई की वापसी के लिए जाल और मेडिकल गियर्स तैयार कर रहे थे, क्योंकि वे पक्का जानते थे कि इस बार रोकुरो बुरी तरह पिटकर वापस लौटने वाला था। वे इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर इचिरो मजे से हंस रहा था कि इस बार यह लड़का जिंदा वापस नहीं लौटेगा। कहानी प्रेजेंट में लौटती है, जहां बस ड्राइवर को सेफली निकालने के बाद ताई को सुई का फोन आता है, जो सस्पेंस खोलता है कि वे शुरू से जानते थे कि यूरी भागने की कोशिश करेगा। वो सीक्रेट रिवील करता है कि यूरी कोई मामूली नेता नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड का एक लेजेंडरी स्पाई है, जिसका असली नाम कुरुगावा था, जिसे सब सालों पहले मरा हुआ समझ चुके थे। सुई बताता है कि वे उसके जीपीएस को ट्रैक कर रहे हैं, और वो सीधे उन्हें प्राइम मिनिस्टर के ठिकाने तक ले जाएगा। एक गुप्त बेस के अंदर कुरुगावा पीएम के सामने बैठा था, और पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर इसका लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। कुरुगावा ने अपना भेष हटाया और पीएम ने उसे पहचान लिया कि वो कुरुगावा है। उसने खूनी नजरों से देखते हुए कहा कि पास्ट में उसने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया था, और जिन नेताओं के ऑर्डर्स पर उसने मर्डर्स किए, उन्होंने ही उसके साथ विश्वासघात किया। इसलिए वो आज लाइव टीवी पर पीएम को सजा देकर अपना बदला पूरा करेगा। पीएम कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर देता है, और कुरुगावा जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, तभी रोकुरो दीवार तोड़कर बीच में कूदता है और सीधे उस लाइव कैमरे के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और कड़क आवाज में चिल्लाता है कि पीएम को तुरंत आजाद करो। पर कुरुगावा मजे से हंसता है और बोलता है कि वो उसकी उस इलेक्ट्रिक गन के बारे में पहले से जानता है। अगर ताई ने गोली चलाई तो उसका करंट सीधे पीएम को लगेगा। वो फायर करता है, पर ताई अपनी फुर्ती से बच जाता है और सीधे उस पर लपकता है। पर कुरुगावा की स्पीड गॉड लेवल थी। उसने पल भर में रोकुरो को जमीन पर दबोच लिया और सस्पेंस खोला कि ये वही कॉम्बैट टेक्निक है जो उसने फुताबा से सीखी थी। उसने ताई को जादुई रस्सियों से लॉक किया और बोला कि वो जंग में भले ही सबसे बेस्ट नहीं है, पर इन्फॉर्मेशन को यूज करने में उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो दुश्मन की हर एक कमजोरी पहले से जानता था। ताई पूछता है कि उसने नेता बनने का नाटक क्यों किया, तो कुरुगावा रोते हुए फ्लैशबैक का वो खूनी सच उगलता है। सालों पहले वो इन्हीं बड़े नेताओं के लिए अंडरवर्ल्ड का गंदा काम करता था, और एक शाम वो अपनी इकलौती बेटी के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेकर घर लौटा। उसकी बीवी पहले ही मर चुकी थी, इसलिए वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। पर जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी बेटी ने मुस्कुरा कर कहा कि पापा के आने से पहले ही किसी अंकल ने उसके लिए एक बड़ा सा गिफ्ट भेजा है। और जैसे ही उस बच्ची ने वो गिफ्ट बॉक्स खोला, एक भयानक टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। कुरुगावा तो बच गया, पर उसकी मासूम बेटी उसकी बाहों में ही तड़प तड़प कर मर गई। उसे एहसास हुआ कि उन नेताओं ने सबूत मिटाने के लिए उसकी फैमिली का मर्डर करवाया था। कहानी प्रेजेंट में लौटती है। कुरुगावा चिल्लाता है कि उसने ये पॉलिटिकल ड्रामा इसलिए रचा ताकि वो उन कातिल नेताओं को एक ही जगह इकट्ठा करके मौत के घाट उतार सके। ताई उस पर दोबारा हमला करना चाहता है, पर कुरुगावा के स्पाई गैंग्स ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ताई की औकात कुछ भी नहीं है। कुरुगावा उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो पीछे हट जाए तो वो ताई की फैमिली के मर्डर का असली सच उसे बता देगा। ताई का दिल कांप जाता है। वो सच जानना चाहता था, पर वो साफ इनकार कर देता है कि वो अपने फायदे के लिए किसी मासूम पीएम की जान नहीं जाने देगा। तभी अचानक सुई फर्श तोड़कर बीच में कूदता है और उन स्पाई गैंग्स को सीधे नीचे गहरे तहखाने में गिरा देता है। रोकुरो से सीधे कुरुगावा पर फोकस करने को कहते हुए ताई अपने जहरीले चाकू से वार करता है, पर कुरुगावा उसकी आदत पहले से जानता था। उसने हवा में ही उसका चाकू झपटा और सीधे रोकुरो की पसलियों में घोंप दिया और उसे दूर फेंक दिया। नीचे तहखाने में वे मर्केंटाइल चोर सुई को देखकर कांप रहे थे, क्योंकि वो हानागिकू का स्क्वाड लीडर था। पर वे घमंड से अपनी डींगे हाँकने लगे कि उनके पास आग, पानी और जमीन को कंट्रोल करने की सीक्रेट एबिलिटीज हैं और वे उसे जिंदा चबा जाएंगे। सुई मुस्कुराता है और बोलता है कि हानागिकू कॉम्बैट स्टाइल का असली सीक्रेट सिर्फ उनकी मूवमेंट टेक्निक है, जिसे अगर कोई मास्टर कर ले तो वो गॉड लेवल बन जाता है। उन चोरों ने अपनी सारी जादुई पावर्स को मिलाकर एक कड़क अल्टीमेट अटैक सुई पर दागा, पर सुई ने सिर्फ अपनी तलवार के एक ही झटके से उस जादुई वार के 2 टुकड़े कर दिए और पलक झपकते ही उन सारे विलेंस को मिट्टी में मिला दिया। वो वापस ताई की हेल्प के लिए
ऊपर भागने ही वाला था कि तभी उसके तेज सेंस को हवा में किसी रहस्यमयी साय का एहसास हुआ। उसने अपनी तलवार निकाली पर सामने कोई नहीं था। साफ था कि कोई अदृश्य साया छिपकर उन पर नजर रख रहा था। उधर ऊपर रोकुरो जख्मों के दर्द से तड़पता हुआ दोबारा खड़ा होता है और कुरुगावा उसे याद दिलाता है कि फैमिली को खोने का दर्द कैसा होता है और वो इस असलियत को नहीं बदल सकता। ताई को याद आता है कि जब उसकी फैमिली मरी थी तो वो भी इसी डिप्रेशन के नर्क में जी रहा था, पर मिसुमी ने हमेशा उसका हाथ थामे रखा और उसे इस अंधेरे से बाहर निकाला। वो चिल्लाता है कि वो इस घिनौनी असलियत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो आज भी बाजी पलट सकता है, और वो पूरे जोश में कुरुगावा पर झपट पड़ता है। कुरुगावा मुस्कुराता है क्योंकि वो ताई के हर अगले मूव को पहले से प्रेडिक्ट कर रहा था, पर अगले ही स्प्लिट सेकंड में रोकुरो ने अचानक पासा पलट दिया और सुई की वो सीक्रेट मूवमेंट टेक्निक यूज कर दी, जिससे कुरुगावा बुद्ध बनकर वहीं जम गया कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी फ्लैशबैक में इचिरो की कही बात रिवील होती है कि दुनिया के सबसे बेस्ट स्पाई को हराने का एकमात्र तरीका ये है कि तुम एन वक्त पर किसी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करो जो तुमने अपनी लाइफ में कभी ना की हो, ताकि दुश्मन का कंप्यूटर दिमाग क्रैश हो जाए। ताई ने नैनो का बनाया वो न्यू सीक्रेट मरहम यूज किया जिससे उसकी स्पीड लाइट जैसी हो गई। कुरुगावा ने चाकू चलाना चाहा पर रोकुरो ने कांगो की वो नकली चमड़ी यूज करके उसे हवा में ही निहत्था कर दिया। कुरुगावा ने गन निकाली पर ताई ने अपने जादुई तारों से उस गन के टुकड़े कर दिए और कुरुगावा को जमीन पर दे मारा, और वो समझ गया कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। वो अपनी हार मानता है और रोकुरो के इस जज्बे की तारीफ करता है। वो ताई को एक सीक्रेट नोट थमाता है और उसकी फैमिली का असली सच उगलने ही वाला होता है कि तभी अंधेरे से एक सीक्रेट स्निपर का शॉट सीधे कुरुगावा के सीने पर आकर लगता है। वो मरते मरते ताई से कहता है कि अपनी लाइफ में कभी किसी से डरना मत, और वो वहीं दम तोड़ देता है। सुई वहां पहुंचता है और देखता है कि कुरुगावा का मर्डर किसी सीक्रेट असैसिन ने किया है, पर वो ताई की पीठ थपथपाता है कि उसने अकेले दम पर इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा किया है। कुछ दिनों बाद ताई उस सीक्रेट नोट को पढ़ता है जो उसे जंगल के एक प्राचीन पेड़ के पास ले जाता है जहां कुरुगावा ने अपनी बेटी की कब्र बनाई थी। वो उस बच्ची को श्रद्धांजलि देता है और कुरुगावा के कहे मुताबिक जमीन खोदकर एक बहुत ही रहस्यमयी बॉक्स बाहर निकालता है। वो वापस विला लौटता है तो पूरी फैमिली जश्न मनाकर उसका स्वागत करती है कि हमारा भाई सच में अमेजिंग है। पर फुताबा देखती है कि कोने में खड़े इचिरो का मुंह सूजा हुआ था क्योंकि वो ताई को मरा हुआ देखना चाहता था। अगली सुबह रेन ताई के लिए एक बहुत बड़ी कड़क चाय पार्टी रखती है। उसने अपने हाथों से जंगल के कई अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट किए थे, पर तभी वो इचिरो को पार्टी में देखकर भड़क जाती है कि इस विलेन को किसने बुलाया। पर इचिरो मुस्कुराकर कुछ कड़क ड्रिंक्स दिखाता है तो वो उसे रुकने की इजाजत दे देती है। सुई अपनी तलवार से मजे से मीट के टुकड़े काटता है और ताई कड़क कुकिंग करके मिसुमी को प्लेट ऑफर करता है, पर तभी इचिरो बीच में कूदकर सारा खाना खुद ठूंस लेता है। रेन चिढ़ जाती है और पूरे विला में उनके बीच एक कड़क फूड फाइट शुरू हो जाती है। रेन सबको डांटते हुए उनके पीछे भाग रही थी। ओगा चुपके से खाना चुराना चाहता था पर वो खुद बीच में पिट जाता है, और एंड में सुई अपनी मूवमेंट टेक्निक से रोकुरो और मिसुमी के लिए कड़क खाना हवा में ही कैच कर लेता है। पर ताई को वार्न करता है कि उसकी इस टेक्निक की कॉपी कभी न करे क्योंकि इससे बॉडी पर बहुत कड़क प्रेशर पड़ता है। पार्टी के बाद ताई अकेले कमरे में बैठा उस रहस्यमयी बॉक्स को देख रहा था जिसके अंदर उसकी फैमिली के मर्डर का असली सच छिपा था। मिसुमी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो इसे ओपन करेगा, पर ताई कांपते हाथों से बोलता है कि वो इसे खोलने से बुरी तरह डर रहा है क्योंकि उसे खौफ था कि अगर उसे पता चला कि उसकी फैमिली का सच में मर्डर हुआ था तो वो भी बदले की आग में जलकर कुरुगावा जैसा एक खूंखार विलेन बन जाएगा। और यहीं पर एनीमे का ये धमाकेदार सीजन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में सीक्रेट वर्ड पार्ट 2 जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन को तोड़ना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि हम बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली बनने वाले हैं।